तो बिल्कुल रंगों का त्योहार हो और जिस तरह से होली की बौछार सब पर रहे और जिस तरह से आज हरा रंग बाजार पर पूरी तरह दिख रहा है, हम चाहते हैं हमारे व्यूअर्स, सभी इन्वेस्टर्स, सबके लिए ये पोर्टफोलियो हमेशा हरे रंग में रहे। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी व्यूअर्स को। आप देख रहे हैं टीना उस प्रदेश और अब आज देख रहे हैं जिस तरह से 17,200 के ऊपर बाजार बनने में कामयाब रहा, ये एक बड़ा सपोर्ट माना जा रहा था। 17,300 के पार इस वक्त है निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी लगभग 800 पॉइंट्स की आप तेजी देख रहे हैं, लेकिन कितने सस्टेन करेगी ये तेजी, ये एक जरूर देखने वॉच आउट करने वाला इवेंट होगा। अजय, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से हमने एक बड़ा 17,200 की भी अगर बात की जा रही थी, उसके बाद कहा रहा था कि 17,200 क्रॉस होता है तो शायद हम 17,600 तक भी जा सकते हैं, लेकिन ओवरनाइट थोड़े से रिस्क रह सकते हैं। व्हाट इज योर टेक? देखिए, शॉर्ट्स में बड़ा दम होता है। गुड आफ्टरनून मानसी और प्रियंका। ये शॉर्ट्स में बहुत ज़्यादा दम होता है मेरे हिसाब से, और जो शॉर्ट कवरिंग रैली आ रही है वो एक्चुअली ओवर द वीकेंड भी काफ़ी बुल्स को एम्बोल्डन करेगी कि आप पोजीशंस ऊपर ले जाएं, ओवरनाइट ले जाएं, एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद भी। जबकि प्रूडेंट ट्रेडिंग के जो प्रोसीजर्स हैं वो ये बताते हैं कि आप पोजीशंस को ओपन ना ले जाएं, लेकिन जिस हिसाब से इसलिए लास्ट आवर ऑफ द ट्रेड का महत्व और बढ़ जाएगा। दूसरी बात ये कि एफआईआईज की ये लग रहा है देख के स्क्रीन को कि बहुत बड़ी सेलिंग नहीं है, क्योंकि नॉट ओनली हमने गैप अप को मेंटेन किया, हमने उसके ऊपर ग्रो किया है। तो क्लियरली ये ट्रेंड जो है बहुत अच्छा है और ये पॉजिटिव है। अब जहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस है हाल ही की, वहाँ पे रिवर्सल्स बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं। तो आप देखिए, आज बैंकिंग ज़बरदस्त है, रिलायंस मजबूत है पूरी तरीके से, फार्मा क्वाइट है, आईटी क्वाइट है, तो रिस्क ऑन जैसा माहौल है। बाजार काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये 6-7 दिनों की तेज़ी के बाद भी इससे भरपूर तेज़ी नज़र आ रही है। हालांकि कुछ प्रॉफिट टेकिंग उम्मीद की जा सकती है इस तरह के बाजार में, और वही सही होगा भी। अगर 200-250 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग आती है तो बाजार और हेल्दी हो जाएगा, और जो आप 17,500 एंड अपवर्ड की बात कर रहे हैं वहाँ पे एक्सपेक्टेशन करना बहुत आसान है। लेकिन ग्लोबल माहौल बहुत अच्छी तरह इंप्रूव होता जा रहा है, इसलिए ये स्ट्रेच भी हो सकता है ऑन दी हायर साइड। इसके बारे में हम बात करेंगे, नितिन रहेजा को भी जूलियस बेयर से जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले शंकर शर्मा और निकुंज बातचीत कर रहे हैं ET9 पे कुछ मिनटों के लिए। आइए जानते हैं शंकर की क्या व्यू बन रही है इस समय मार्केट में। आइए सुनते हैं निकुंज की बातचीत उनके साथ। Pretty much bottomed out for now, at least for a while to come. Because all factors that had to happen on the wrong side had happened and markets had hit a low. And from that time, I think the recovery has been generally quite okay, including the US market, which recovered very well yesterday. India, small caps have started rallying even from 10 days prior. So I think the worst is over for that space, the small cap space, at least on a stock by stock basis. I don't think you will see 20-30% falls in a number of names in the small cap space incrementally. Shankar, छुट्टी पे भी markets, I thought Goa was all about relaxation. We were in the sea, okay? We were in the sea in our swimming trunks, and we were still discussing what is the next best trade. So when 8 guys get together without their spouses or significant others, that's the only thing they're going to be discussing, which is the next best trade. So right in the middle of the sea with water up to our chest, we were still discussing what's the next big trade. And small caps came out to be the consensus trade even then. You have Samudra Manthan, the churn in the ocean. One side was poison, the other side was nectar. Let's focus on the opportunity which Samudra Manthan created. Let's talk about what not to do in this market. With you, we always focus on what to do. For example, you've been advocating don't buy banks, and banks have not done very well. They've been underperforming. If I take the last couple of days of outperformance out, banks in general have not done well. I think all these plays were the drum beats were so loud that they were going to compound forever and 20% and all that. I mean, when those things start to happen at stretched valuations, this movie has played out before also. Hindustan Lever movie played from 1998 till 2010 when the stock delivered precisely zero returns. ITC, I don't want to mention that name, but has had a very checkered career as a stock being all over the place, but lately not even all over the place, been very flatlined over the last couple of years. HDFC Bank has flatlined for, I think, 2.5 years now. Kotak Bank about that. So, I mean, autos, of course, less said the better. So a lot of the much haloed companies have really been the worst places to be in.
merely because there was so much consensus that they buy them and forget them, and you will be forever compounding 20%. Unfortunately, it's not that simple. Investing cannot be brought down to these kinds of boilerplates, because those boilerplates didn't even make Warren Buffett any money in buying Coca-Cola, which has underperformed the market from the time he has bought, versus Pepsi, which has done 4 times better than Coca-Cola. So forget about us lowly people. Warren Buffett had that one-line boilerplate of buying great brands. Even that has not done him any good. So in India, all these stocks, 50, 60, 70, 80 times earnings, when we were looking at them a couple of years back. It was impossible that, they would compound at those multiples, because the earnings growth, therefore, if you hold the multiple as a constant, earnings growth that they needed to deliver in aggregate was going to be 15, 20%, which is impossible to sustain because the sizes of these companies are significant. If you just do broad ये थे शंकर शर्मा और बात कर रहे थे निकुंज से बाजार की और अपनी हॉलिडे की। वो गोवा में भी बैठे हुए हैं अपने बहुत सारे मार्केट के फ्रेंड्स के साथ, जो लोग ट्विटर पर फॉलो करते हैं वो जानते होंगे, और वहाँ भी वो बाजार डिस्कस कर रहे थे। नितिन रहेजा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जूलियस बेयर से हैं। नितिन, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको होली की। पहले ये बताइए कि अभी जैसे शंकर का व्यू ये था कि भाई स्मॉल कैप्स इज़ द प्लेस टू बी, एक कंसेंसस ये आ रहा है कि नेक्स्ट जो अपमूव है वहाँ आ सकता है। आप भी देश के सबसे बड़े HNIs और UHNIs के साथ काम करते हैं जूलियस बेयर में, क्या वहाँ पे रुचि आ रही है ब्रॉडर मार्केट्स के लिए, मिड कैप स्मॉल कैप, या अभी भी सेफ्टी देख रहे हैं लार्ज कैप्स की में? क्या सेंस बन रहा है? तो पहले तो आपको और आपके सब दर्शकों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। और जहाँ तक मार्केट का सवाल है, देखिए हमारा ये सिंपल लॉजिक ये है कि देखिए ये जो इन्वायरमेंट है ये बहुत ही डायनेमिक इन्वायरमेंट है आज के, जो आज हम देख रहे हैं। बाय द डे थिंग्स चेंज होती है। जो पर एक चीज़ जो नहीं चेंज होती है वो है कि जो अगर आपने ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेसेस में रीजनेबल वैल्यूएशंस पे इन्वेस्ट की है तो उस टाइम वो बिजनेसेस आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न देती है, चाहे आप उसको लार्ज कैप में क्लासिफाई करें, चाहे आप उसको मिड या स्मॉल कैप में क्लासिफाई करें। अंडरलाइंग थीम ये होनी चाहिए कि अगर आपने ग्रोथ एट रीजनेबल वैल्यूएशंस बाय की है, आपके रिटर्न्स आएंगे। और हमारा मानना ये है कि ये अक्रॉस द बोर्ड होगा, चाहे हालांकि एज अ कॉन्ट्रेरियन सेंटिमेंट अगर आप देखें तो स्मॉल और मिड कैप्स में काफी करेक्शन आई है, और स्वाभाविक है जो काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं वो एक कॉन्ट्रा व्यू लेना चाहते हैं उस पर और देखना चाहते हैं। पर एक चीज उस पर आपको कॉशन ये किया जाए कि जब भी मैक्रो ट्रेंड टाइटनिंग लिक्विडिटी ओरिएंटेड होता है, जिस हिसाब से आज इन्फ्लेशन चल रही है और ग्लोबल फंड्स उस पर रिएक्ट करके सेल ऑफ कर रहे हैं, तो उसके चलते हुए नॉर्मली स्पीकिंग हमने देखा है कि जो मिड और स्मॉल कैप स्पेस है वहाँ पे लिक्विडिटी टाइटनिंग का इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है। पर हैविंग सेड दैट, जो इनडिस्क्रिमिनेट सेलिंग हमने देखी है मिड और स्मॉल कैप स्पेस में, वहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, स्पेशली जो कंपनियां हैं जिनके बिजनेस मॉडल्स इतने कैश या कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, वहाँ पे आपको उसका क्लियर एडवांटेज लेना चाहिए। हमारा मानना ये भी है कि अगर आप बैंकिंग स्पेस देखें, वहाँ पे स्पेशली जो लार्ज कैप बैंक्स है उस पे एक टेक्निकल सेल ऑफ दिखाई पड़ा है हमको, जहाँ पे क्योंकि FIIs जिनकी लार्ज होल्डिंग है उन्होंने कंटिन्यूस सेलिंग की है लास्ट, और इंटेंस सेलिंग दिखाया हमने, तो जिस हिसाब से उनकी वैल्यूएशंस अब एक लेवल पे आ चुकी है जहाँ के अगर आप इकोनॉमिक साइकिल अप साइकिल देखें, वहाँ पे ये कंपनीज के जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ओवर द नेक्स्ट 3-4 इयर्स बहुत ही स्ट्रांग रहे। और मोस्ट ऑफ दिस जो बैंक्स जो हमें लगती है इन्वेस्टेबल ग्रेड है और जहाँ पे ग्रोथ और वैल्यू बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है, वो है लार्ज कैप स्पेस में। तो मेरा कहना है मतलब है सिलेक्टिवली अगर आप सेक्टर बाय सेक्टर देखें तो चाहे लार्ज कैप हो या चाहे स्मॉल कैप हो, वहाँ पे आपको वैल्यूएशन देखनी है इन रिलेटिव टू जो ग्रोथ होना है। तो हम अपने आप को उस बकेट्स में नहीं नेसेसरीली क्लासिफाई करना चाहते हैं कि आप लार्ज कैप अच्छा होगा या मिड कैप। हमारा मोर बॉटम अप ओरिएंटेड फोकस रहता है। आप प्राइवेट बैंक्स, लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स पे बुलिश हैं, और क्या अच्छा लगता है आपको इस समय? या ये बताइए कि लास्ट 3-4 हफ्तों की
बाजार की गिरावट में आपने कहाँ पे शॉपिंग की? अगर आप देखें तो आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ फेज सिलेक्टिवली हमें केमिकल्स अच्छे लगने लगे। पूरे केमिकल स्टॉक्स में हाइप बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत चल चुके थे। लास्ट 1-1.5 साल में उनकी वैल्यू वहाँ पे करेक्शन भी आए और कहीं-कहीं पे कंसोलिडेशन भी दिखा हमें। तो वो एक स्पेस है। फिर जो डोमेस्टिक ओरिएंटेड स्पेस जहाँ पे कमोडिटी का जो बेस कम है, तो जैसे कि रिटेल कंजम्पशन प्लेस है या आप मल्टीप्लेक्स कंपनीज हैं, तो जैसे ओपनिंग अप हो रहा है और जो डोमेस्टिक डिमांड है वो ड्राइव करेगा, और जहाँ पे स्मॉल टिकट परचेसिंग पावर है, जहाँ पे मेटल्स या ऑयल एंड गैस प्ले कमोडिटीज नहीं है, जैसे आप चाहे वो रिटेल आप रेडीमेड गारमेंट्स पकड़े या आप जैसे मैंने कहा आप सिनेमा टिकट्स पकड़े, तो वहाँ पे इतना सारा इम्पैक्ट नहीं नजर आता है। और ओपनिंग अप के हिसाब से काफी एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी डिमांड नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में नजर आती है, अनलेस एंड अनटिल कोविड फिर वापस आ जाए। पर अदरवाइज डोमेस्टिक प्लेस, रिटेल कंजम्पशन प्लेस हमें बहुत पसंद है। हमें कहीं कहीं पे जैसे आप देखिए सीमेंट है, वहां पे भी काफी करेक्शन आ चुका है ऑन ऑयल एंड गैस प्राइसेस हाइक के बेस पे। तो वहां पे अभी आप देख रहे हैं कि स्टॉक्स और करेक्ट नहीं हो रहे हैं, और इनफैक्ट नीचे के प्राइसेस से वैल्यू दिखाई पड़ रहे हैं। तो वहां से एक्चुअली डिस्पाइट प्राइसेस बीइंग येट एलिवेटेड, उनके स्टॉक प्राइसेस ऑलरेडी हैव स्टार्टेड मूविंग अपवर्ड्स। तो ये बहुत ही सिलेक्टिवली सेक्टर बाय सेक्टर हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है और वहां पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। राइट, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं, अगर हम मार्जिन प्रेशर की यहाँ बात तो कर रहे हैं नितिन, हम समझते हैं एफएमसीजी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, होम इंप्रूवमेंट, कई सारे स्पेसेस में आपको मार्जिन प्रेशर देखने को मिलेगा, लेकिन आप स्पेशलिटी केमिकल को कैसे देख रहे हैं? उनकी जो एपीआई कैटेगरी होती है, फॉर्मुलेशन, वहाँ पर भी एक मार्जिन प्रेशर ज़रूर अब आई थिंक एंटिसिपेट करना चाहिए यहाँ। तो स्पेशलिटी केमिकल में अगर आप कोई खास स्टॉक जैसे आय कर रहे हो यहाँ पर आपको लगता हो कि जहाँ बाइंग की जा सकती हो? तो अगर आप स्पेशलिटी केमिकल स्पेस देखें तो वहाँ पे भी अलग अलग बिजनेस मॉडल्स हैं। तो जहाँ पे अगर आप क्रैम्स बिजनेस मॉडल देखें, जहाँ पे आप बैक टू बैक कॉन्ट्रैक्ट्स है कंपनीज के, तो वहाँ पे रॉ मटेरियल इज मोस्टली अ पास ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो किस्म की कंपनीज मुझे लगता है काफी करेक्ट हो चुकी है और वहाँ पे कंसोलिडेशन भी हुआ है। तो चाहे आप और कहीं कहीं पे तो दे आर मार्केट लीडर्स, जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर आप दीपक नाइट्राइट देखें, मार्केट लीडर्स इन द फिनॉल स्पेस, और उनको ये चाइना का बेनिफिट भी, जो चाइना में जो फ्रेश कोविड ब्रेक आया है एंड दे हैव स्टॉप्ड सेंडिंग आउट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम शंघाई एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो सिलेक्टिवली आपको वैसे बिजनेसेस में भी क्लियरली विद इन द केमिकल स्पेस नजर आता है। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? जी बिल्कुल, यही था नितिन कि आपको इस स्पेस में क्या पसंद आता है और आपको क्या लगता है कि यहाँ पे स्पेशलिटी केमिकल पे एपीआई कैटेगरी में जितनी भी स्पेशलिटी केमिकल है, जिनके से एपीआई फॉर्मुलेशंस है, उनको भी क्या मार्जिन प्रेशर, ये हीट फील होगी? तो ये जैसे मैंने कहा, जहाँ पे जिसके पास जिस कंपनी के पास बैक टू बैक है, जैसे आप आरती इंडस्ट्रीज का बिजनेस मॉडल देखें, वो वर्चुअली कैपेसिटी बैक टू बैक सेटअप करती है, या आप पीआई इंडस्ट्रीज देखें, तो ये सब कंपनीज एक्चुअली जो क्रैम्स मॉडल ओरिएंटेड हैं, तो उनके लिए ये टेम्पररी एक क्वार्टर का एवरेशन हो सकता है, पर लॉन्गर टर्म ये मोर और लेस पास ऑन रहता है। तो और काफी सारी ये कंपनीज आल्सो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, तो उनको इतना इम्पैक्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है। और प्लस ये सेक्टर में जो करेक्शन आई है और कंसोलिडेशन आई है, और इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे आप डायग्नोस्टिक स्पेस देखें, वहां पे भी बहुत डीप रूटेड करेक्शन आई है। आप ये हायरिंग कंपनीज हैं जो आईटी बिजनेस को फीड करती हैं, अगेन वहां पे ऑलमोस्ट 25-30% प्लस करेक्शंस नजर आती है, और उनका जो आउटलुक है, बिजनेस आउटलुक काफी स्ट्रांग है, और दे रिलेटिवली इंसुलेटेड फ्रॉम ऑयल एंड गैस और कमोडिटी इन्फ्लेशन।
ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आप नितिन आज हमें समय देने के लिए और अपना व्यू हमसे शेयर करने के लिए मार्केट्स पर, और साथ ही साथ सेक्टर स्पेसिफिक अपनी एक आउटलुक हमसे हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करने के लिए। तो कुछ स्पेसिफिक स्टॉक रिकमेंडेशन भी नितिन हमसे शेयर कर रहे थे जो उन्हें पसंद आ रही थी। अब चलिए एक बार मार्केट्स पर रुक कर लेते हैं। नरेश मिरानी हमारे साथ बने हुए हैं। नरेश, गुड आफ्टरनून। 17,300 पहला आप एक रेजिस्टेंस लेवल आप बोल रहे थे कि ये अगर क्रॉस होता है तो शायद 17,600 तक मार्केट्स चला जाए। आपको लग रहा है वन स्टॉप रैली होगी अब? यहाँ पे सिंपल वे ये है कि जो आज का ओपनिंग प्राइस है, जो गैप है अराउंड 17,200 का स्टॉप लॉस रख के खड़े रहना चाहिए, क्योंकि जैसे मार्केट्स ओवर स्ट्रेच करने की बहुत बार कोशिश करती है। जैसे 16,400 के नीचे हमने 15,700 800 बैंड देखा। सेम वे अगर 17,300 के ऊपर टिक गए तो 17,600 भी दिख सकता है। यहाँ पे आज का जो गैप है वो फिल नहीं होना चाहिए अगर 17,600 आना है तो, अगर वन वे में। यहाँ से भी अगर ट्रेड रखना है तो 17,200 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहना चाहिए। ऑलराइट, और ऐसे में अब हम यहाँ पर तो अब BTST कॉल दूंगी, क्योंकि यहाँ से ऐसी कौन सी सेफ बेट्स आप सोच रहे हैं जो ओवरनाइट भी कैरी करके जा सकता है? वहां पे सबसे पहले एक बेट रहेगा आदित्य बिरला फैशन रिटेल, जो जिसने ये ब्रेकआउट दिया है अबाउट 288 लेवल्स, 285 288, और सामने अगर देखें तो ट्रेंड ने भी एक ऑल टाइम हाई बनाया, तो सेक्टरल मोमेंटम स्ट्रांग है यहाँ पर। ये स्टॉक यहाँ से जा सकता है अराउंड 320 330 शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। यहाँ पे एक स्ट्रांग ट्रेंड है। और दूसरा जो स्टॉक है वो है कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स। और अगर हम देखें तो फर्टिलाइजर एक सेक्टर ऐसा रहा है जिसने पूरे फॉल में भी करेक्शन नहीं दिया, और अब मोमेंटम एक एक करके सब में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज कोरोमंडल ने आज ब्रेकआउट दिया, बट पहले GNFC दे चुका है, उसके बाद GSFC में ब्रेकआउट हो चुका है, और बाकी छोटे फर्टिलाइजर स्टॉक्स भी रिलेटिवली स्ट्रांग है मार्केट से। यहाँ पे एक ट्रायंगल ब्रेकआउट 800 के ऊपर हुआ है। यहाँ पे एक मोमेंटम लगता है जो 880 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। ऑलराइट, तो क्लियर यहाँ पर 880 तक के लेवल्स भी देखे जा सकते हैं। कोरोमंडल इंटरनेशनल पर एक बार हम बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। एग्रो केमिकल सेगमेंट की एक दिग्गज कंपनी, आपको बता दें प्राइस हाइक्स होते हुए पिछले दिनों दिखे हैं, जिसका एक इम्पैक्ट कंपनी के मुनाफे पर भी पड़ता हुआ दिख सकता है। नरेश की तरफ से एक कॉल हमारे लिए आती हुई, लेकिन चलिए अब वक्त है कुणाल का धमाल जानने का। उनके टेक्निकल पिक्स क्या है और उनकी स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या है जान लेते हैं। हमारे साथ kunalbothra.co.in के कुणाल बोथरा जुड़ गए हैं। कुणाल, गुड आफ्टरनून। बताइए, जिस तरह से बाजार में आज हमने अच्छी तेजी के बीच ट्रेड देखा है, त्योहार का सीजन शुरू हुआ और सीजन के साथ ही अच्छी बढ़त भी दिख रही है। अब एक लंबा वीकेंड है, एक ट्रंकेटेड वीक रहा ये, और आगे चलकर अब सोमवार को जिस दिन बाजार खुलेंगे उसके लिए आज अब सेकेंड हाफ में आपको ट्रेड्स कैसे नजर आ रहे हैं? धन्यवाद शुभ इन्वाइट करने के लिए। मेरा ऐसा मानना है, आई थिंक कि जो कल और आज की जो मार्केट है ये एक इंडिकेट कर रही है कि कितनी स्टिलनेस और कामनेस आ गई है मार्केट में। हम ऊपरी लेवल्स पे जनरली हम जब 200 और 300 पॉइंट की मूव्स देखते हैं इंडाइसेस पे, तो पहला तो जो रिएक्शन होता है ट्रेडर्स का होता है प्रॉफिट बुकिंग कर लो, कहीं करेक्शन ना आ जाए वापस से। बट आज हम देख रहे हैं कि मार्केट राइट फ्रॉम दी ओपन, और ये कल का भी यही सेम मार्केट था कि ओपन होने के बाद में मार्केट काफी स्थिर रहा, काफी सारे लार्ज कैप नेम्स स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड कर रहे हैं। बट उसके साथ साथ हमने देखा है कि मिड कैप से भी बहुत अच्छा उछाल आया है। काफी सारे मिड कैप स्टॉक्स अपने मल्टी मंथ हाइज, न्यू हाइज पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि जो कॉन्फिडेंस पार्ट है वो अभी भी स्ट्रांग है इंडाइसेस में। टेक्निकल जब फीचर्स हम डेरिवेटिव डेटा की बात करें तो जो मैंने कल भी मैंने बताया था कि लास्ट 1.5 से 2 महीने में हमने इंडेक्स फ्यूचर्स को हमेशा डिस्काउंट या एट पैरिटी देखा था। आज हम देख रहे हैं वापस से कि इंडेक्स फ्यूचर्स लगातार प्रीमियम को मेंटेन कर रहा है, बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो अगेन ये भी एक इंडिकेशन है कि शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग बिल्टअप दोनों ही काफी अग्रेसिव हो रही है इंडाइसेस में। जब ऐसा सेटअप आता है, जब हम कामनेस देखते हैं, ज्यादा हलचल मार्केट में, वॉलिटिलिटी नहीं होती है और ऊपरी लेवल्स को मार्केट जब मेंटेन करता है, तो ये इंडिकेट करता है कि एक नया ट्रेंड बन चुका है इंडाइसेस के लिए। तो उस लिहाज से मैं बुलिश रहूंगा व्यू वाइज, एंड मेरा ऐसा मानना है कि अभी 17,000 का एक मीडियम टर्म स्टॉप लॉस रख के ट्रेडर्स अपनी लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो BTST या 2 से 3 दिन की ट्रेडिंग अवधि के लिए काम करे, तो वो आई थिंक 17,150 के आसपास एक स्टॉप लॉस रख के इंडेक्स पे बुलिश रह सकते हैं।
इंडेक्स पर बनती हुई और खरीदारी के मौके यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रहे हैं जिस तरह से मार्केट सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं। नरेश, एक तो बैंकिंग स्पेस जिस पर आपने फोकस बनाया भी था और साथ ही सीमेंट स्पेस जो कि इस पूरे हफ्ते के लिए परफॉर्म करता हुआ दिखा, प्राइस हाइक्स को लेकर खबरें आती हुई दिख रही हैं और आने वाले महीने की शुरुआत में, अप्रैल की शुरुआत में प्राइस हाइक्स के भी सेंटिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि प्राइस हाइक कंपनियाँ लेती हुई दिखेंगी। दोनों स्पेस को कैसे देख रहे हैं आप? Naresh, this question was for you. ओके, हम कुणाल से ये सवाल पूछ लेते हैं। कुणाल, बताएं सीमेंट स्पेस और बैंकिंग स्पेस दोनों स्पेस पर आपका नज़रिया, क्योंकि पूरा हफ्ता हमने देखा सीमेंट के लिए दमदार रहा और बैंकिंग शेयरों में भी अच्छी तेज़ी। इनफैक्ट HDFC बैंक भी अगर देखें या बैंकिंग स्पेस में मिड कैप बैंक्स देखें अच्छी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे थे। जी हाँ, और दोनों ही सेक्टर्स की जो अप्रोच है लास्ट 3 से 4 दिनों में वो काफी डिफरेंट रही है। तो बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें तो जब बैंक निफ्टी 32,500 के आसपास से जब रिकवरी बैंक निफ्टी में आई थी तो फर्स्ट वेव ऑफ शॉर्ट कवरिंग ऑलरेडी आ चुकी थी बैंकिंग स्टॉक्स में। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हालांकि ज्यादा अच्छी रिकवरी आई थी। SBI की बात करें फॉर एग्जांपल, स्टॉक ऑलमोस्ट 10% to 15% रिकवर कर चुका है। HDFC बैंक लगभग 150 से 200 पॉइंट रिकवर कर चुका है अपने 7 डे 8 डे लो से। सो ये एक इंडिकेट करता है कि जो शॉर्ट कवरिंग की वेव थी वो ऑलमोस्ट काफी दिन पहले चालू हो चुकी थी बैंकिंग स्टॉक्स में। अब वो लॉन्ग बिल्टअप पे शेप अप हो रही है। सीमेंट स्टॉक्स की बात करें तो कल का जो डे था वो एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मिडेबल डे था जब फर्स्ट टाइम हमने शॉर्ट कवरिंग देखी। बिकॉज अगर हम लिस्ट ऑफ स्टॉक्स थे कि सीमेंट स्टॉक्स में, तो ये सब जो बीटन डाउन नेम्स थे, जेके सीमेंट, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक, इंडिया सीमेंट, काफी सारे स्टॉक्स में हमने कल एक उछाल देखा था और आज उस उछाल को मेंटेन हो रहा है। सो ये एक इंडिकेट करता है कि शॉर्ट कवरिंग की वेव सीमेंट स्टॉक्स पे थोड़ी लेट आई है बट वो भी रिसेंटली चालू हुई है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो मोमेंटम खेले या स्विंग ट्रेड के लिए, तो आई थिंक उनके लिए ये सीमेंट स्टॉक्स शायद बेटर प्ले आउट कर सकता है। बट अगर पोजिशनल ट्रेड की बात करें जहां पे कंफर्ट बन सकता है, वॉलेटिलिटी लेस हो सकती है और जो डायरेक्शन और ट्रेंड है वो कंसिस्टेंटली स्ट्रांग रह सकता है, वो होगा बैंकिंग स्टॉक्स में। तो मेरा ऐसा मानना है, आई थिंक HDFC बैंक, ICICI बैंक और SBI ये 3 क्लासिकल बाय बन सकते हैं इस लेवल से भी। मेरा ऐसा मानना है कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ से और अगर 500 से 700 पॉइंट भी क्रॉस अप कर ले, 37,000 का लेवल अगर क्रॉस कर ले, तो उसपे इन तीनों की जो कंट्रीब्यूशन होगी वो सबसे ज्यादा अहम होगी। तो मैं लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक्स में अभी भी ओवरवेटेड रहूंगा और मेरा ऐसा मानना है कि अगर बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ से लीड अप करे तो ये लार्ज कैप स्टॉक्स अभी भी यहाँ से स्टीम है इनमें कि ये बेटन को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। क्लियरली लार्ज कैप बैंकिंग स्पेस पर बुलिश नजरिया कुणाल की तरफ से आता हुआ। इस बीच समीत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून समीत, हैप्पी होली टू यू। जिस तरह से बाजार में तेजी का दौर जारी है, आपको क्या लगता है सेंटिमेंट्स कैसे नजर आ रहे हैं और साथ ही इंडेक्स और स्टॉक स्पेसिफिक भी रणनीति क्या बनाकर चल रहे हैं आप फिलहाल? गुड आफ्टरनून, हैप्पी होली टू यू एज वेल। देखिए, इंडेक्स स्पेसिफिक अगर बात करें तो लास्ट वीक ही हमने एक रिवर्सल देखा है मार्केट में और जिस तरह से जो इनिशियल मूव जो स्विफ्ट होनी चाहिए हर एक बॉटम के लिए, वो सारे इंग्रेडिएंट्स लास्ट 5-6 दिनों में हमने देखे हैं मार्केट में। काफी एक स्विफ्ट मूव आई है 15,700 के बाद एंड विद इन नो टाइम वी आर बियॉन्ड 17,000 एज वेल। तो आज के प्राइस एक्शन के बाद जो 16,800 17,000 हम रेजिस्टेंस देख रहे थे वो अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है और यहाँ से जैसे आपने ग्लोबली भी थोड़े बहुत रिलीफ आते हुए दिखा है, स्ट्रक्चर वाइज भी अभी मार्केट में आपको रिलीफ दिखेगा। यहाँ से जो चाल होगी इंडेक्स स्पेसिफिक वो अभी सिमिलर पेस में आने की पॉसिबिलिटी काफी कम है। स्लोली ग्रेजुअली हम यहाँ से ऊपर की तरफ रुक करेंगे बट जो स्टॉक स्पेसिफिक हमने जो रुझान देखा है वो कंटिन्यू हो सकता है क्योंकि काफी ज्यादा स्टॉक्स लास्ट 2-3 महीनों में लगभग 40-50% गिर चुके थे, उनके इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास थे, तो वहां से रिकवरी आने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। तो यहाँ से हमारा मानना है इंडेक्स में थोड़ा आपको कंसोलिडेशन और एक स्लो मूव दिखेगा ऊपर की तरफ, बायस पॉजिटिव होगा बट स्टॉक स्पेसिफिक या थीमेटिक जो मूव्स है वो यहाँ से कंटिन्यू होंगे। तो आपको ज्यादा फोकस अभी इंडिविजुअल स्टॉक्स पे रखना है, वहीं पे हमें लगता है कि अच्छा खासा आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकते हैं। तो आज के लिए अगर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देखनी है तो हम 2 स्टॉक्स पे फोकस कर रहे हैं विद इन दिस पे। थीम्स वाइज देखें तो मेटल आज अच्छा कर रहा है, तो जिसमें JSW स्टील में एक डिसाइसिव ब्रेकआउट आया हुआ है, तो हम दोनों कॉल्स ऑप्शन के जरिए ट्रेड करने की सलाह देंगे। तो इसमें 700 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह होगी विद स्टॉप अराउंड 9 और टारगेट 28 का होगा। और जो दूसरा बाय होगा विद इन फार्मा स्पेस, हमने स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा रुझान दिखा है जिसमें सिप्ला, सन फार्मा ऑलरेडी रिसेंट हाइज के आसपास ट्रेड हो रहा है बट लुपिन में कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मेंस हमने दिखा है।
बट आज फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, 20-डे एवरेज उसने सरपास किया हुआ है और सुबह से हम देख रहे हैं कि इसमें एक अच्छा खासा बज आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक लुपिन से यहाँ पे आपको कैचअप मूव दिख सकती है। इसमें 760 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह होगी, जो लगभग 20-22 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 13 का स्टॉप लॉस हो सकता है और टारगेट 34 से लेके 36 का रहेगा। ऑलराइट समित, लेकिन इस वक्त जिस तरह की तेजी बनी हुई है बाजार में, हम देखें विक्स भी देखें कितना कूल ऑफ हो गया, 22 के आसपास है, 17,300 के हम ऊपर हैं और ये एक बड़ा सपोर्ट भी कहा जा रहा था, लेकिन वो कन्विक्शन नहीं आ रहा कि ऊपर की आप कॉल्स में देखें, लॉन्ग बनते हुए देखें। किस तरह का यहाँ एक डायरेक्शन दे पाएंगे आप? मार्केट्स अब यहाँ से कौन से लेवल को आए कर रही है और बैंक निफ्टी और निफ्टी में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या लग रहा है? देखिए, अगर आप स्ट्रेंथ वाइज आप बात करो तो डेफिनेटली जो स्ट्रेंथ है वो बैंकिंग में ज्यादा है और एक हाई बीटा इंडेक्स है, तो जब भी आपको करेक्शन दिखेगा, ज्यादा करेक्शन बैंक निफ्टी में दिखेगा, जब भी आपको अपमूव, स्टेबल अपमूव दिखेगी, जो रैली हो वो लीड बैंकिंग स्टॉक से ही होगी। तो अगर लेवल्स की बात करें तो निफ्टी के लिए अगर पहले हम बात करें तो जैसे मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में भी बताया, 17 से लेके 16,800 अब एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन बन गया और ऊपर की तरफ 17,500 से लेके 17,800 ये आपको इमीडिएट लेवल देख रहे हैं। अभी आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है और जैसे हमने लास्ट 3-4 दिनों से हम एक 200, 300, 350 पॉइंट की हर दिन एक मूव देख रहे हैं, वैसे ही अब मूव अब शायद ना आए, बट स्लोली ग्रेजुअली आपका बायस जो पॉजिटिव होगा और ये लेवल्स तक अब रिटेस्ट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 37,000 का इसका एक इमीडिएट पड़ाव है, बट जैसे ओवरऑल ये शेपटअप है, हमें लगता है कि ये 37,000 भी ब्रेक करेगा और 38-300 के जोन में प्रॉब्ली आपको एक आध हफ्ते में जाते हुए दिख सकता है। ऑलराइट, बैंक निफ्टी पर ये व्यू रहेगा। एक बार नागराज शेट्टी को भी जोड़ लेते हैं शो में। नागराज, आप क्या व्यू रखेंगे मार्केट्स पर? आप ओवरनाइट किस तरह से देख रहे हैं आप पोजीशन को? क्योंकि हमने 17,300 एक बड़ा क्रूशियल लेवल था, उसे तो पार कर लिया और बाजार सस्टेन भी कर रहा है उस मूव को। कैसे देख रहे हैं अब आगे, अब क्या होगा नेक्स्ट? व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन? हाय, गुड आफ्टरनून। निफ्टी में एक लेवल था अराउंड 16,800 टू 17,000, कई दिनों से एक लेवल, एक इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट लेवल बन चुका था। लास्ट टाइम भी हम अपना ओपिनियन, मेरा ओपिनियन वही था, जब भी मार्केट कंटिन्यूअसली हिट कर रहा था 16,800 17,000 को, हमने एडवाइस किया था कि क्लाइंट को एक डिसिसिव डाउन साइड ब्रेकआउट आएगा। उसके बाद में 1,200 पॉइंट्स का डाउन साइड आया। उसके बाद में जो अपसाइड बाउंस दिखने को मिला है रिसेंटली, निफ्टी अराउंड 16,800 17,000 के आसपास एक कंसोलिडेशन शो कर रहा था। आज एक डिसिसिव अपसाइड ब्रेकआउट दिखने को मिला है। ये जो एरिया है 17,000 16,800 का एक सिग्निफिकेंट रोल रिवर्सल एरिया है और मैं मानता हूं कि इसका जो आज अपसाइड ब्रेकआउट दिखने को मिला है, गैप अभी भी खुला है और कल का गैप भी इंटैक्ट है, एक शार्प अपसाइड ब्रेकआउट माना जाएगा इस स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का और इसका इम्पैक्ट आगे आके दिनों में कई रह सकता है। मेरे ख्याल से 17,800 टू 18,000 का एक टारगेट बन सकता है। एक आध 2 वीक में ये मार्केट निफ्टी रेंज तक जा सकती है, ऊपर के लेवल में 17,800 टू 18,000 लेवल। इन बिटवीन में छोटा सा कंसोलिडेशन या माइनर डाउनवर्ड करेक्शन दिखने को मिलेगा। यहाँ से कोई भी छोटा सा कंसोलिडेशन या माइनर डाउनवर्ड करेक्शन बाय ऑन डिप्स माना जाएगा और उसके बाइंग नीचे से इमर्ज रहेगा और ऊपर निफ्टी जा सकता है। तो क्लियरली बोल्ड टारगेट्स यहाँ पर निफ्टी पर आते हुए नागराज जी की तरफ से 17,326 के लेवल्स पर, जहाँ ये ट्रेड कर आने वाले 2 हफ्तों में 18,000 तक जाने के भी संकेत यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब देखिए अच्छी मजबूती के बीच ट्रेड्स हैं। इस बीच नागराज, गुड आफ्टरनून, होली की ढेरों शुभकामनाएं आपको। स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन, सेक्टर स्पेसिफिक बाजार पर कहाँ वॉच आउट कर रहे हैं आप, ये भी बताएं। गुड आफ्टरनून, आप सभी को होली के शुभकामनाएं, इवन दर्शकों को भी। मेरा 2 स्टॉक है। फर्स्ट वन इज द नोसिल और दूसरा महिंद्रा लॉजिस्टिक। आप नोसिल चार्टिकली देखोगे काफी डिक्लाइन के बाद एक बॉटम रिवर्सल बना नीचे के लेवल में और आज एक जो अपसाइड ब्रेकआउट का अटेम्प्ट कर रहा है 215 216 का जो रेजिस्टेंस था, एक अच्छा खासा टेक्निकल सेटअप दिखा रहा है लॉन्ग के लिए। मैं सलाह दूंगा नोसिल को ए रेट में अराउंड 218.50 219 के आसपास बाय किया जाए। 235 का एक अपसाइड टारगेट रहेगा, 212 का स्टॉप लॉस रख सकता है। और दूसरा मेरा कॉल है महिंद्रा लॉजिस्टिक। ये महिंद्रा लॉजिस्टिक कई महीनों से एक शार्प डाउन ट्रेंड में था और नीचे से एक बॉटम रिवर्सल बना। बॉटम रिवर्सल बनने के बाद ग्रेजुअली अपसाइड मोमेंटम दिखने को मिला। वीकली चार्ट में एक शार्प डिक्लाइन के बाद लास्ट 2-3 वीक से एक एक्यूमुलेशन या बॉटम रिवर्सल के बाद जो अपसाइड दिखने को लगा था, वो एक इंडिकेट करता है कि आगे वाले दिनों में अच्छा खासा तेजी बरकरार रहेगी।
अराउंड ये रेट अभी चल रहा है अराउंड 454 455 के आसपास बाय कर सकते हैं। 485 का अपसाइड टारगेट रहेगा और 440 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। नागराज जी और समित बोथ, ये बताइए सबसे पहले वेरी क्विकली कि होली के प्लान्स क्या है आपके? नागराज आप बताइए पहले। यस, आज फिलहाल तो ऑफिस में ऑफिस से बात कर रहे हैं। होली तो जरूर, यस होली तो जरूर अपने में एक खुशियां लाती है, जरूर खेलेंगे कल होली के लिए। आज तो नहीं हो सकेगा, एटलीस्ट कल के लिए हम खेल सकते हैं। समित आपके क्या प्लान्स है कल? नहीं, कुछ खास नहीं, फैमिली के साथ ही है। बड़ा लग रहा है आप इस बार आपका ज्यादा पैसा नहीं बना है मार्केट में। लग रहा है हरा कलर जो है आपके पोर्टफोलियो तक नहीं आया है, वरना जम के अबीर गुलाल लगाने का प्लान बनाते। कोई बात नहीं, अभी होली निकल रही है, नेक्स्ट दिवाली है, अब बीच में कर लीजिएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जेंटलमैन और लेडीज़, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेहमान हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं और वो है हल्दीराम के मैनेजमेंट मिस्टर त्यागी। हल्दीराम ये एक ऐसा ब्रांड है जो हम सभी लोग आई थिंक घर में बीकानेर भुजिया, वो तो मेरा फेवरेट है, और मिठाई नमकीन किसी की बात करें हल्दीराम इज़ राइट अप देयर। और त्यागी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बात करने के लिए। त्यागी जी, इस बार फेस्टिव सीजन में कैसा चल रहा है माहौल आपका? ऑर्डर्स वगैरह, कारोबार कितना बढ़ रहा है? देखिए होली राउंड द कॉर्नर है, 3 दिन तो ज़बरदस्त सेल्स होने वाली है आपके प्रोडक्ट्स की। And good afternoon to everybody, and good afternoon to our customer. And I take this opportunity to say happy Holi to you and your team, and to our customer. जैसे इस दिवाली, इस होली में हमारा डेफिनेटली पहले वाली होली से बेटर है, क्योंकि कोविड का इम्पैक्ट काफी खत्म हो गया है, लोग बाग बाहर जा रहे हैं, और उसके साथ साथ जो आई एम थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिन्होंने बूस्टर डोज ये सब लगा के काफी मतलब पहले से है। तो इट इज अर्ली टू से, पर होपफुली मेरे हिसाब से इस बार की जो होली है, पहली जो पिछली 2 कोविड की होली है, उससे बेटर होनी चाहिए। ये बताइए, लास्ट टाइम तो कोविड था तो कोई घर से निकला ही नहीं, इस बार सब बाहर निकल रहे हैं और सब एंजॉय करेंगे। मैक्सिमम पीपल बाहर निकल रहे हैं। हाँ जी, लेकिन एट द सेम टाइम आपके जितने प्रोडक्ट्स हैं उनके दाम आपने बढ़ाए हैं क्या? क्योंकि दालों का भाव बढ़ गया है, सब चीज़ों का जो इनपुट्स हैं, एग्री इनपुट्स, उन सब के तो दाम बढ़ गए हैं, आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो चीज है, ये बात आपकी सही है कि रॉ मटेरियल के रेट सिग्निफिकेंटली बढ़े हैं, पैकेजिंग मटेरियल के रेट सिग्निफिकेंटली बढ़े हैं, यहाँ तक कि अदर इनपुट जैसे है उसके भी रेट बढ़े हैं। तो रेट तो काफी ज्यादा बढ़ा है, तो सारा रेट तो हम कस्टमर को पास नहीं कर सकते, क्योंकि हल्दीराम हमेशा वैल्यू फॉर द मनी ऑप्शन पर काम करता है। हम कस्टमर को अपना भगवान मानते हैं और उसके लिए काम करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने अपना बॉटम लाइन पे बिग हिट लिया है। तो अगर हम लास्ट 14-15 साल की हिस्ट्री देखें तो इतना बड़ा हिट हमने बॉटम लाइन पर कभी नहीं लिया। तो सबसे पहले हमने अपनी बॉटम लाइन पे ही हिट लेने की कोशिश करी है, पर मैं ये नहीं कह सकता कि हमने बढ़ाई नहीं है। पार्टली हमने कस्टमर को पास किया, क्योंकि जो महंगाई बढ़ गई है, जो रॉ मटेरियल का रेट बढ़ गया है या जो पैकेजिंग मटेरियल का रेट बढ़ गया है, कस्टमर पे हमने सारा पास नहीं करा है, पार्टली पास किया है, और पार्टली हमने अपनी बॉटम लाइन को सिग्निफिकेंटली हिट किया है। ऑलराइट, बिल्कुल त्यागी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की आपको। होली पर तो खास हल्दीराम्स की गुजिया भी याद आती है। दिल्ली हो, नॉर्थ इंडिया हो, पूरे नॉर्थ इंडिया में गुजिया खूब चलती भी है, खाई भी जाती है, खिलाई भी जाती है। जाहिर तौर पर वेस्टर्न स्टेट्स में ये तो हम एक मिस करते ही हैं फैक्टर। लास्ट टाइम भी आपसे हमने ये बात की थी कि आप वेस्टर्न स्टेट्स की तरफ, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री की तरफ कब एक्सपोजर ला रहे हैं, हल्दीराम्स को कब ला रहे हैं? नहीं, पहले से तो एक्सपोजर बढ़ा है। जैसे कि नागपुर की साइड में हमने काफी रेस्टोरेंट ओपन करे हैं, और इधर हमने रिसेंटली हैदराबाद में भी चालू किया है और बेंगलोर में भी चालू किया है। तो मेरे हिसाब से अगले 5 साल में काफी एक्सपेंशन आएगा वेस्ट साइड। बम्बई में आपका कब प्लान है बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलने का? त्यागी जी, प्रियंका ये पूछना चाह रही है। बॉम्बे के अंदर देखो अभी अंडर प्लानिंग है, क्योंकि अभी हमने क्लाउड किचन से स्टार्ट किया है। अच्छा। और जैसे जैसे किचन हमारा डेवलपमेंट होगा तब हम रेस्टोरेंट चालू करेंगे। तो आई थिंक बॉम्बे के अंदर भी हमारी प्लानिंग है, पर उससे पहले हम हैदराबाद पहुंच चुके हैं और बेंगलोर पहुंच चुके हैं।
मेरे ख्याल से त्यागी जी आप कंसिडर कर सकते हैं कि मुंबई में भी बहुत नॉर्थ इंडियन फूड पसंद करने वाले लोग मिलेंगे आपको। हल्दीराम्स के पास तो एक ऐसा पैलेट है जिसमें सब तरह का फूड मिलता है। इनफैक्ट अगर एक गिवन अ चॉइस कोई कहे कि वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको दिल्ली में कोई जगह जहाँ खाने पीने के लिए दिल्ली का फ्लेवर मिल जाए, तो मैं तो सिर्फ हल्दीराम सजेस्ट करती हूँ। तो आप थोड़ा सा अगर इस तरफ भी कंसिडर करें, आई एम श्योर मुंबई विल ऑल्सो बी अ गुड मार्केट। नहीं, आपकी बात ठीक है, पर हमारा थोड़ा सा जो होता है कि हमारा सबसे पहले हल्दीराम की कोर वैल्यू है क्वालिटी, हाइजीन एंड कंसिस्टेंसी इन द क्वालिटी। तो जब भी हम कभी रेस्टोरेंट खोलते हैं तो हमारा रेस्टोरेंट का मॉडल ऐसा नहीं है जो अदर का मॉडल है। इसके लिए हमें सेंट्रलाइज बेस किचन एस्टेब्लिश करना पड़ता है। और सेंट्रलाइज बेस किचन एस्टेब्लिश करने का इसलिए, जैसे मैं दिल्ली के एग्जाम्पल लेता हूँ, तो दिल्ली और एनसीआर में हमारे करीबन 75-80 रेस्टोरेंट हैं। तो उसका हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट सेंट्रलाइज बेस किचन हमने नोएडा के अंदर एंटर करा है, जो काफी बड़ा है, काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, जिससे हम अपने कस्टमर को यूनिफॉर्म टेस्ट, सभी रेस्टोरेंट में सेम टेस्ट, सेम क्वालिटी और सेम प्रोडक्ट दे सकें। तो बॉम्बे के अंदर प्लानिंग करने से पहले हम किचन की प्लानिंग कर रहे हैं, और जैसे किचन हमारा एस्टेब्लिश होगा फिर वन बाय वन हम रेस्टोरेंट लेंगे। तो इजी टू ओपन द रेस्टोरेंट, बट एट द सेम टाइम हमारी हमेशा कोशिश ये रहती है कि कस्टमर को जो क्वालिटी डिलीवर करनी है वो पहली हमारी टास्क है। चाहे हमें रेस्टोरेंट खोलने में कुछ 1 साल 2 साल लग भी जाता है, तो उससे पहले हम सेंट्रलाइज बेस किचन की तैयारी कर रहे हैं। और जैसी बेस किचन खुलेगा तो बॉम्बे के अंदर भी हम एंटर करेंगे। दूसरा हमारा जो मॉडल है वो शोरूम कम रेस्टोरेंट है। आपने जिस भी मॉडल पे हमारा देखा होगा, तो एक फ्लोर हमारा मिठाई का फ्लोर होगा, दूसरा फ्लोर हमारा रेस्टोरेंट का फ्लोर होगा। तो मिठाई और रेस्टोरेंट को थोड़ा सा एस्टेब्लिश करने में टाइम लगता है, पर जैसे जैसे हम मार्केट देखते जा रहे हैं हम डेफिनेटली बढ़ते जा रहे हैं। जैसे इधर हम अमृतसर भी पहुंच गए हैं, चंडीगढ़ भी पहुंच गए हैं, उधर जैसा आपको बताया कि हम बेंगलोर में भी एंटर कर गए, हैदराबाद में भी एंटर कर गए। तो इन द नियर फ्यूचर वी विल एंटर टू द बॉम्बे मार्केट आल्सो। त्यागी जी, गुड आफ्टरनून। होली की ढेरों शुभकामनाएं आपको मानसी दिस साइड। और मैं ऑफ कोर्स आप जिस तरह से विस्तार से हमें समझा रहे हैं और सही भी आप कह रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आप हर रीजन को केटर कर रहे हैं और एंटर कर रहे हैं। लेकिन साथ ही प्रियंका और अजय की बात से मैं बिल्कुल अग्री करूंगी। कोई भी नॉर्थ इंडिया से दोस्त या रिलेटिव अगर आते हैं तो सबसे पहला सवाल वही पूछते हैं कि यहाँ पर हल्दीराम कहाँ मिलेगा। तो पूरी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द पूरी तरह से फुल फ्लेजेड, जिस तरह से नॉर्थ इंडिया में आपकी प्रेजेंस है वैसी आप महाराष्ट्र वेस्टर्न रीजन में भी एक प्रेजेंस बना पाए। लेकिन हम अगर जैसे देख रहे हैं 2 साल के बाद अब एक तरह से होली का त्यौहार, और कह सकते हैं अब जो फेस्टिवल सीजन है वहाँ पर ज़्यादातर लोग बाहर निकलते हुए दिखेंगे, त्योहारों को बिना किसी डर के मनाएंगे। तो फिर बिक्री के फ्रंट पर, बिक्री के लिहाज से किस तरह के बढ़त आप फोकस कर रहे हैं, कैसी बढ़त की उम्मीद है आपको, और साथ ही कोई ऑफर्स या कोई नई प्रोडक्ट कैटेगरीज जो इस बार आपने लॉन्च की हो? बिक्री का तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछली दो होली है उससे बेटर आएगी। और हमारे 3 फेस्टिवल मेन होते हैं, जैसे होली का फेस्टिवल है, रक्षाबंधन का फेस्टिवल है, दिवाली का फेस्टिवल है, और इसमें हमारी मिठाई की काफी सेल बिक्री होती है। तो जो मुझे लग रहा है कि रेस्पॉन्स पिछले 2 साल से बेटर आएगा, और डेफिनेटली जो हम पहले होली पर करते थे उस लेवल पर तक हम पहुंच जाएंगे, मतलब एटलीस्ट वी विल नॉट गेट ए डी ग्रोथ। तो उसकी सारी तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपने नई प्रोडक्ट का बताया, तो नई प्रोडक्ट हम टाइम टू टाइम निकालते रहते हैं। जैसे हमने पीछे रैपर्स भी निकाले हैं, रैप करके वेज रैप हो गया, और दूसरे हो गए, कुछ प्लेटर भी ऐड करे हैं। तो जैसे जैसे जरूरत पड़ती है तो नई प्रोडक्ट, बीच में हमने इंट्रोड्यूस करी थी रोस्टेड गुंजिया आल्सो। आज की हमारे रेस्टोरेंट में गुंजिया के साथ साथ रोस्टेड गुंजिया भी अवेलेबल है। तो टाइम टू टाइम हम नई प्रोडक्ट निकालते हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। रोस्टेड गुंजिया जिस आज के हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर के लिए आप इनोवेशन कर रहे हैं, और फ्राइड नहीं होगी गुंजिया, ये रोस्टेड होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और माहौल को थोड़ा एकदम आपने फेस्टिव बना दिया, मुंह में पानी भी आ रहा है। अब हम सब कल एंजॉय करेंगे गुंजियाएँ। मीनवाइल समित स्माइल कर रहे हैं और नागराज बिल्कुल सीरियस हो गए हैं। तो हम समित के पास जाते हैं। समित, आपकी फेवरेट हल्दीराम की प्रोडक्ट कौन सी है ये बताइए, और फिर ये बताइए कि 45 मिनट्स बचे हैं बाजार बंद होने में, क्या ट्रेड लिया जाए, दोनों बात बताइए। समित, आपको आवाज आ रही है?
जी हाँ। हाँ समित, बताइए आपको हल्दीराम की आपकी कौन सी फेवरेट प्रोडक्ट है, और फिर बताइए कि रिमेनिंग 45 मिनट्स के लिए क्या ट्रेड लेना चाहिए। देखिए डेफिनेटली अगर हल्दीराम की कोई फेवरेट प्रोडक्ट यहाँ पे बात करनी है तो मैं भुजिया के साथ जाना चाहूंगा। भुजिया सेव वो बिल्कुल सही मतलब सही जवाब। मंचिंग के लिए वो हमेशा से ही एक फेवरेट प्रोडक्ट रहा है। और बाकी के ट्रेड के लिए मंच करते हुए 45 मिनट्स में कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेड। देखिए अगर बी से ही बात हुई है तो मैं बीपीसीएल के साथ जाना चाहूंगा यहाँ पे। बीपीसीएल में काफी एक एक डिसाइसिव मूव आज आते हुए दिख रही है। हालांकि ओवरऑल ये स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है, बट हमें लगता है कि यहाँ से बीपीसीएल में एक अच्छी मूव एटलीस्ट 375 380 एक मोमेंटम ट्रेड आपको यहाँ पे बन सकती है। तो इसमें 357 के स्टॉप लॉस से बीपीसीएल में यहाँ पे लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। राइट, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। नागराज से भी पूछ लेते हैं। नागराज, आपकी फेवरेट स्वीट जो आप इस बार होली में खाना चाहेंगे और खिलाना भी चाहेंगे? या ऑब्वियसली आप हल्दीराम का बात करेंगे तो डेफिनेटली आलू भुजिया एक वन ऑफ द फेवरेट एंड बादाम हलवा जो उनका रहता है वो भी एक मेरा फेवरेट है। चलिए ठीक है, बिल्कुल। अब एक बार फिर से मार्केट्स पर देख लेते हैं कि वहाँ मिठाई कहाँ मिल सकती है, यानी वहाँ कहाँ मुंह मीठा हो सकता है। ऑलरेडी आज तो जिन लोगों ने कल पोजीशन लेकर जो गए होंगे उनके लिए तो जाहिर तौर पर एक अच्छा दिन था ही, लेकिन अब यहाँ से तेजी के मौके बनेंगे या फिर यहाँ से थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस आ सकती है या फिर एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या नहीं, इस पर हम लगातार स्ट्रैटेजीज अपने व्यूवर्स के साथ डिस्कस भी कर रहे हैं। जीएनएफसी अब एक बार देखें नागराज, यह 7% अब तेज हो गया। कोरोमंडल, जीएनएफसी, पूरा एग्री स्पेस आज से नहीं पिछले कितने दिनों से ही बजिंग था, लेकिन अब क्या लग रहा है आपको, काफी मोमेंटम आ गया या फिर अभी भी इस स्पेस में आपको लगता है कि काफी मोमेंटम बाकी है? कई सारे स्टॉक्स और भी नहीं चले, रैलिस इंडिया आप कहें, एग्रोकेमिकल स्पेस अगर पूरा बजिंग है तो क्या अपॉर्चुनिटीज दूसरे स्टॉक्स में भी आ सकती हैं स्पेस की? जी हाँ, एग्रो कम्युनिटी या एग्री स्पेस में बहुत दमदार तेजी दिखने को मिली है। और आप जीएनएफसी में जो बात करेंगे काफी बढ़ चुका है एट द हायर लेवल्स। जो भी 500 का स्टॉक्स एक कई हफ्ते पहले रहता था अभी 750 के आसपास पहुंच गया है। मेरे ख्याल से इतना हॉट लेवल पे रिस्क रिवार्ड बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। मेरा बाई के लिए सलाह नहीं रहेगा। अगर उनके अलावा अगर आप दूसरे स्टॉक्स जीएसएफसी का देखोगे उसमें थोड़ा एक बाइंग अपने को एक देखने को मिलेगा। जो गुजरात स्टेट जीएसएफसी का जो एक लेवल पैटर्न है, एक अच्छा खासा छोटा सा एक कंसोलिडेशन के बाद अपसाइड ब्रेकआउट दिखने को मिलेगा। उसमें लॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं, अराउंड 6 to 7% की अपसाइड में लॉन्ग कर सकते हैं। बिल्कुल। और कुछ और जहां पर हम देख रहे हैं कि इस वक्त लॉन्ग बनते हुए आपको दिखाई दे रहे हो, तो ये पूरा का पूरा आपको रिटेल स्पेस में भी ट्रेंड, एबीआरएफएल, इस पर हम कॉल्स भी दे रहे हैं, हमारे व्यूवर्स को एक्सपर्ट्स के थ्रू कॉल्स भी मिले हैं। यहाँ तो आप बसिंग देख ही रहे हैं इस पूरे स्पेस को। फार्मा स्पेस में आज आपको वो उस तरह की चाल नहीं दिख रही जैसे हम रोज देख रहे थे। इनफैक्ट आज सन फार्मा में थोड़े से शॉर्ट्स कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। समित, यहाँ पर आप क्या व्यू रखेंगे? देखिए सन फार्मा की बात करें तो 2-3 दिन का पॉज था। ऐसे कुछ बड़े इसमें शॉर्ट्स बने नहीं थे। इनफैक्ट लास्ट एक हफ्ते से जो इसमें रैली आई थी उसमें काफी ज्यादा लॉन्ग्स ही थे। कल एक पॉज बना हुआ था, थोड़ी सी लॉन्ग अनवाइंडिंग थी। आज वापस इसने रिज्यूम कर लिया और ये जैसे ही 907 908 का लेवल ब्रेक होगा, जो पॉसिबल है आज ही हो जाए या प्रॉब्ली मंडे को हो जाए, तो स्टॉक क्लियरली रुक कर रहा है 925 930 के आसपास। तो बायस यहाँ पे डेफिनेटली पॉजिटिव होना चाहिए। करंट लेवल पे अगर कोई बाय करता है तो इसमें 892 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए और ऊपर की तरफ 925 30 के टारगेट्स होंगे। ये राय फिलहाल सन फार्मा में मिलती हुई दिख रही है। हम देख रहे हैं इस वक्त जहां बाजार में तेजी है, 904 के लेवल्स पर 2% की बढ़त के साथ सन फार्मा में ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। लेकिन चलिए अब एक रिसर्च आप तक पहुंच जाते हैं। रिटेल निवेशकों का जोश बरकरार है। यही कारण है कि बीएसई में रजिस्टर्ड निवेशकों की संख्या जो है 10 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। इससे ज़्यादा डिटेल्स इस पूरी खबर से जुड़ी क्या है और बीएसई में क्या कुछ होता हुआ दिख रहा है, इस पूरी खबर के मायने क्या है, जान लेते हैं शरद से। शरद, बताएं। धन्यवाद
थैंक यू मानसी। तो सबसे पहले जो है बीएसई के जो आंकड़े आए हैं, जहां पे जो निवेशक हैं, जो रजिस्टर्ड निवेशक है, वो 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर गए हैं। अब देखा जाए तो ये आंकड़ा कल पार हुआ था मार्च 16 को, और अब देख सकते हैं कि अगर इसमें जो ग्रोथ के बारे में बात करें तो मंथ ऑन मंथ बेसिस सिर्फ ऑलमोस्ट 3% का ग्रोथ देखने मिला है, और तिमाही दर तिमाही देखें तो उसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ देखने मिली है, ऑलमोस्ट लगभग 11%, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 58% का ग्रोथ देखने मिला है। ये आंकड़ा बहुत अच्छा है। और अब देखते हैं कि जर्नी कैसे हुई है, कैसे शुरुआत हुई है। तो 2008 में जो देखा जाएगा, सबसे पहला करोड़ जो है रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स आए थे, और यहाँ से जो ग्रोथ मोमेंटम देखने मिली है, आप देख सकते हैं वो बढ़ते जा रही है, और 5 करोड़, 9 करोड़ और फिर 10 करोड़ का आंकड़ा जो है मार्च 16 को जो है इसे पाया गया है। इसके अलावा स्टेट्स के बारे में बात करते हैं, जो बहुत एक इंटरेस्टिंग डेटा आया है। तो टॉप 5 स्टेट्स में महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा बीएसई के निवेशक है, और ये निवेशक अक्रॉस द सेगमेंट्स देखने मिले हैं, जो जिनके यूनिक क्लाइंट कोड्स होते हैं। इसके अलावा कर्नाटक और राजस्थान में भी आप कह सकते हैं कि लगभग 50 लाख से ऊपर जो है निवेशक, जो रजिस्टर्ड निवेशक है, वहाँ पे देखने मिले। लेकिन अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कौन से राज्य में जो है एक अच्छा रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स में ग्रोथ देखने मिला, उसमें एक शानदार मूवमेंट देखने मिला है। स्पेशली असम के स्टेट को ले लीजिए, 238% का ग्रोथ। लक्षद्वीप ज़रूर थोड़ी बेस कम है, लेकिन 145% का ग्रोथ। वहीं पे आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अरुणाचल प्रदेश को देखिए, 123% का ग्रोथ देखने मिला है। इसके अलावा भी 2 प्रांत है, बिहार और मध्य प्रदेश, जो फोकस में रहेंगे। यहाँ पे भी आप देखिए तो 100% से ज़्यादा ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने मिला है। तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन डिस्पाइट आपके ग्लोबल मैक्रो से कितना स्ट्रॉन्ग है हमारे डीआई का और आपके जो रिटेल पार्टिसिपेशन के लिए। बिल्कुल शरद, शुक्रिया ये दमदार डिटेल्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो निवेशकों की संख्या जो है 10 करोड़ के पार पहुंचते हुए दिख रही है। 2972 के लेवल्स पर बीएसई के चार्ट्स में आप ट्रेड देखेंगे, और इसे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, बीएसई में रजिस्टर्ड निवेशकों की संख्या में जिस तरह से तेजी देखने को मिली है, स्टॉक प्राइस में भी मूवमेंट जो है उसी तरह का देखने को मिला है। पिछले 1 महीने का ट्रेंड देखेंगे, 30% तक की बढ़त ये स्टॉक दिखा चुका है। 6 महीने में करीब 160% तक की बढ़त बीएसई के स्टॉक प्राइस में हमने देखी है। नागराज, एक बार टेक्निकली चार्ट्स को देखें और बताएं, दमदार रिटर्न से स्टॉक दिखा रहा है, क्या लगता है टेक्निकली आगे कहां तक जाएगा? जी हाँ, कौन से स्टॉक्स बात कर रहे हैं, एक बार रिपीट करेंगे स्टॉक? अच्छा, ओके। जी हाँ, बीएसई एक शार्प अपसाइड ब्रेकआउट के बाद लास्ट 2-3 सेशन में कंसोलिडेशन का मूवमेंट दिखा रहा है। इवन लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे एक बढ़िया तेजी दिखने को मिला है। अभी इधर से थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड डिफिकल्ट है, मुश्किल है। एक छोटा सा डिप्स आता है अराउंड 2800 के आसपास, उसमें डिप्स में खरीदारी करने के लिए सलाह रहेगा। और ऊपर के लेवल में अराउंड 3150 3200 के आसपास एक ऊपर में टारगेट दिखने को मिलेगा। समित, अभी हम लोग ने आलू भुजिया और हल्दीराम की भुजियाओं की बात कर ली। चलिए रेडिको खैतान और यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात कर लेते हैं। जबरदस्त तेजी दिख रही है, अच्छे वॉल्यूम के साथ डेज हाई की तरफ जा रहे हैं दोनों। देखिए इन दोनों का कनेक्शन तो मैं ज्यादा जान नहीं पाया लेकिन चार्ट तो रीड कर सकते हैं आप कि क्या टारगेट्स बन रहे हैं यहाँ। जी हाँ, चार्ट की अगर बात करें तो यस, रेडिको की जो आज की प्राइस एक्शन है वो काफी ज्यादा इनकरेजिंग लग रही है। एक अच्छे खासे स्ट्रेसफुल फेज से ये स्टॉक गुजरा है, और अभी एक अच्छी बेस बिल्डिंग रिसेंटली हमने 3-4 हफ्तों में देखी है, और आज वॉल्यूम के साथ इसमें ब्रेकआउट आया है। तो ओवरऑल इंडिकेटर्स ऐसे ही पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यहाँ से ये रैली और एक्सटेंड होगी। तो ये करंट लेवल पे भी, क्योंकि मिड कैप स्टॉक है, तो 5-6% मूव होना कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, और काफी ज्यादा मिड कैप स्टॉक्स में हमने वापस एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट देखा है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स और रेडिको, अगर दोनों में से अगर कोई रिस्क रिवॉर्ड वाइज कोई स्टॉक पिक करना है एट करंट लेवल, तो हम रेडिको खैतान के साथ जाना चाहेंगे, जिसमें आपको 1020 से 1050 के आपको एक नियर टर्म टारगेट इसमें दिख सकते हैं करंट लेवल पे, या कोई भी डिप टुवर्ड्स 945 एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, और 903 तक इसका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। राइट, चलिए अजय श्रीवास्तव को भी जान लेते हैं, उनका व्यू क्या इस समय बन रहा है मार्केट पे। सुबह हमने उनसे बात की थी, आइए सुनते हैं। इस साल के अंदर में डिमांड की प्रॉब्लम रहेगी। आज एक रिलीफ रैली है, दुनिया में रिलीफ रैली है, हमारे यहाँ भी रिलीफ रैली है, जिसमें कि बिकवाली बंद हुई, एफआईआई की थोड़ी सी उससे रिलीफ है, मार्केट को रिलीफ है। बट ये मत समझिए कि प्रॉब्लम खत्म हो गई है। अभी हमने इस कंट्री में ऑयल प्राइस बढ़ाई नहीं है कंज्यूमर के लिए, कितनी बढ़ेगी क्या होगा उसका भी आना बाकी है। सबसे बड़ी बात है जो हम अब देखना शुरू कर रहे हैं, चाइना डिसरप्शन।
जो हमारी इन्वेस्टेड कंपनीज है उसमें हम देख रहे हैं कि अब माल आना बंद हो गया है। जो हांगकांग के थ्रू आ रहा था, एयर फ्रेट्स आ रहे थे हमारी कंपनियों में, वो आना बंद हो गया पिछले 5 दिनों से। तो जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन जो आ रही है चाइना से, यूक्रेन तो छोड़िए, चाइना से सबसे बड़ी, वो एक जो प्रॉब्लम है, मिड कैप जो सारा इंपोर्ट करते हैं, काफी इंपोर्ट करते हैं, डिस्ट्रप्शन होगा। डिमांड के तो प्रॉब्लम ही है, और लास्ट ईयर से कंपैरिजन में कंपनियों को अच्छा करना शायद बहुत मुश्किल होगा मेरे हिसाब से। तो आई थिंक पर्सपेक्टिव ये रखिए कि सेलेक्ट कंपनी में रहिए जहां पे पोटेंशियल है आपके पास में, बट जो चाइना डिपेंडेंट कंपनीज हैं हम उनको क्लियरली देख रहे हैं, वहां पे अब नेगेटिव हो गए हैं बिकॉज सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन बहुत क्लियर नजर आ रहा है हमको। कमोडिटी तो इंडिया में खरीदनी चाहिए हमेशा। प्रियंका जी देखिए, बिल्कुल बड़ा सिंपल सी बात है, डिमांड सप्लाई के अंदर में आप वो फ्यूचर्स मार्केट को छोड़ दीजिए, फाइनेंशियल मार्केट को, बट जो रियल मार्केट जो कमोडिटीज की है उसके अंदर में इंडियन प्लेयर्स से इससे अच्छा कोई एडवांटेज नहीं आज की तारीख में, बिकॉज कंपटीशन बहुत कम है। रिक्वायरमेंट तो रहेगी कमोडिटीज की, दाम एलिवेटेड है, बैलेंस शीट उनकी सब डीलिवरेज है, अच्छा भला डिविडेंड दे रहे हैं। तो कमोडिटी प्ले आई थिंक अब तो कंटिन्यू रखना चाहिए, इस साल भी पूरा रखना चाहिए, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी जब कमोडिटी प्ले में। फ्यूचर्स के प्राइस देख के आप मत घबराइएगा, बिकॉज ये जितने भी कंपनीज हैं इनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो इनको बेनिफिट भी नहीं मिलता टॉप का, बट वो ये भी नहीं कि बॉटम का उनको रिस्क भी इतना ज्यादा होता है। तो अक्रॉस द बोर्ड आप कमोडिटी ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, कोल ले लीजिए, ये कॉटन यान जिससे हम कमोडिटी ही समझते हैं, कॉटन यान को ले लीजिए, जैसे हम सोडा ऐश की बात कर रहे थे ले लीजिए। इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए हमको इस साल के अंदर में, बिकॉज सप्लाई कंस्ट्रेंट जो है वो बहुत है, प्लस रुपी डॉलर जो हमारा थोड़ा सा डिप्रिशिएट हुआ है उसका बेनिफिट मिलेगा। तो कमोडिटीज के अंदर में मुझे नहीं लगता कि कोई तकलीफ आएगी इंडियन इकोनॉमी को। प्रॉब्लम आएगी एंड प्रोडक्ट कंज्यूमर डिमांड में, जैसे काफी बॉयंसी आ रही है, जैसे हम कह रहे कंज्यूमर ड्यूरेबल देख लीजिए, उसके अंदर टू व्हीलर देख लीजिए, प्रॉब्लम वहां पे है सारी, बिकॉज जो मास मार्केट प्रोडक्ट्स हैं वहां पे कंजम्पशन नहीं है। तीसरी बात है ओपनिंग अप में जो आप सामान खरीद रहे थे वो आप पिक्चर देखने में या हॉलिडे में लगाएंगे, जिस तो बिल्कुल अजय श्रीवास्तव भी बात कर रहे थे कमोडिटीज़ की, और कमोडिटीज़ से खास जुड़ा हुआ। कमोडिटीज़ सिर्फ मेटल या फिर क्रूड थोड़ी ना है, कमोडिटीज़ में आपको एग्रो कमोडिटीज़ मिलेगा, आपको बुलियन दिखेगा। तो जंग से किस तरह से रंग बदला है इन कमोडिटीज़ का भी, इस पर खास एक चर्चा होगी हमारे कमोडिटी स्पेशल शो में, आज 4:30 बजे होगा। आप कहीं मत जाएगा, इस शो को ज़रूर देखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जो बहुत ही शार्प मूव दिखा रहे हैं। अदानी विल्मर एक स्टॉक है। नागराज, अदानी विल्मर में आज एक ब्रोकरेज की बड़ी रिपोर्ट आई और अदरवाइज भी आईपीओ के बाद बड़ा मूव आज देखने को मिल रहा है। हालांकि इसका आईपीओ अगर आ चुका है अभी, यहाँ पे आपके पास बहुत बड़ी हिस्ट्री नहीं होगी शायद, आप चार्ट्स पे देख सकते हैं। अगर नहीं आपको लिख रही है तो आप 5paisa.com का बताइएगा, जो लो कॉस्ट ब्रोकरेज लिस्टेड है IIFL ग्रुप की, वो भी बहुत सॉलिड वॉल्यूम और अप ट्रेंड दिखा रहा है। जी 5paisa.com ने आज एक शार्प सर्ज दिखने को मिला है। मेरे ख्याल से ये स्टॉक्स कई दिनों से एक अंडर परफॉर्म कर रहा था। निचला स्तर में एक जो एवरी हाई जो अटेम्प्ट किए थे उसके बाद में शार्प सेलिंग इंटरेस्ट आया था। भला ये आज 15-20% के ऊपर ट्रेड हो रहा है, मेरे ख्याल से ए लेवल पे एक ट्रेड सेटअप करने का मुश्किल है। मुझे लगता है कि और भी डिक्लाइन दिखने को मिलेगा और मेरे तरफ से अवॉइड है। इसके अलावा एंजल वन भी इसको कंपनी दे रहा है, सेम स्पेस में है और अच्छा खासा 13-14% ऊपर है। कुछ केमिकल स्टॉक्स की बात करते हैं। तिरुमलाई केमिकल्स आज 9% ऊपर है। चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल जो पूरा नाम है वो भी अब 5-6% ऊपर आ गया है। समित, आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं क्या चार्ट्स पे? या तो चंबल, तिरुमलाई या कोई और केमिकल स्टॉक, क्योंकि केमिकल्स में एक वापस से अंडर परफॉर्मेंस के 1.5-2 महीने के बाद वापस इंटरेस्ट आ रहा है। आपको नितिन रहेजा भी यही कह रहे थे थोड़ी देर पहले। देखिए, इसमें से चंबल फर्टिलाइजर्स क्योंकि एक डेरिवेटिव्स का पार्ट है तो वो हमारी फोकस लिस्ट में कंटिन्यूसली आता रहता है।
रिसेंटली उसने एक अच्छा बेस बनाया था 200 डे एवरेज के आसपास, और वहां से एक लगातार हम एक सीरीज ऑफ हायर हाइज हायर लोज देख रहे हैं। आज भी अच्छा ट्रैक्शन है, और जो उसकी अपवर्ड ट्रैजेक्टरी है वो कंटिन्यू हो सकती है। तो 442 से लेके 448 के इसके हम टारगेट्स मान के चलेंगे चंबल फर्टिलाइजर्स के लिए। तो ये करंट लेवल पे भी बाय किया जा सकता है। बट अगर छोटे मॉड्यूलर स्टॉक में अगर आप कुछ देखो तो स्पिक सदर्न पेट्रो हमें काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट ये हमारा एक प्रेफर्ड स्टॉक रहा है काफी टाइम से। रिसेंटली थोड़ा ये स्टॉक ने कंसोलिडेशन दौर से गुजर चुका था, बट आज वापस इसने एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट आया है, और जो इसका एक कंजेशन जोन बन चुका था 3-4 महीनों का, वहां से उसने एक डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया है। तो एक जिनको स्मॉल टिकट साइज के स्टॉक्स पसंद है उनके लिए विद इन दिस स्पेस ये स्पेक काफी एक अच्छा प्रेफर्ड स्टॉक होना चाहिए। करंट लेवल 70 से लेके 75 के आप एक नियर टर्म टारगेट इसमें मान के चलिए, और एक माइनर डिप अगर मिलती है तो एक अच्छी खासा रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। 57 का स्टॉप लॉस, और जैसे मैंने बताया 70-75 के इसके इमीडिएट टारगेट्स आप एटलीस्ट कुछ 1-2 हफ्ते में मान के चल सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। आप HDFC को आज देखें, HDFC आज टॉप गेनर, और हम पिछले 3 दिन से 3-4 दिन से आप देख रहे हैं 2200 से जो इसने रैली दिखाई है अब तक नहीं रुका। और आज सुबह हम ये बात भी कर रहे थे कि HDFC के भसीन जी ने शायद ये बात की थी कि HDFC के जितने स्टॉक्स हैं आप वहाँ पर इनफैक्ट उनका नाम ही ले रहे हैं, और वो हमारे साथ इस वक्त हैं भी। भसीन जी, गुड आफ्टरनून। व्हाट अ कोइंसिडेंस, सिर्फ आपकी बात ही हो रही थी और एकदम से हमें ये आवाज़ भी आई कि आप हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। HDFC स्टॉक्स, HDFC लिमिटेड 5.5%। हम बात कर रहे थे कि आपने आज सुबह ही कहा था कि HDFC सारे स्टॉक्स जिनके भी आगे HDFC लगता हो वो आप ले सकते हैं। इस वक्त आपका क्या व्यू बन रहा है? प्रियंका जी, होली आ गई आ जाएगी, आपको मैं बोल रहा हूँ। और अजय क्यों, मैंने एक हफ्ते पहले कहा था बाय ऑल द 4 HDFC स्टॉक्स, द AMC, द बैंक, द मॉर्गेज कंपनी एंड द लाइफ इंश्योरेंस। अगर किसी ने 5 साल का शेयर लेना है जो 5 गुना हो जाएगा, वो HDFC लाइफ है। दैट इज हाउ बुलिश। एज अ डिस्क्लोजर, सम ऑफ आवर टॉप क्लाइंट्स होल्ड दैट एंड वी आर एडिंग ऑन दीज डिप्स। आपको ये भी बता दूं, बॉश कल आपको बड़ी जोर से कहा था 5% अप है, द बेस्ट OEM इन वन ऑफ द ग्लोबली प्लेयर्स। अब आपके लिए 2 बाइज हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं, प्रियंका जी। संजीव जी, बिल्कुल शुरू करें, आप बताएं कौन सी है आपकी 2 पिक्स। पहले आपको और मानसी को भी बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं, और मे यू हैव अ वेरी वेरी प्रॉस्परस हेल्दी वेल्दी होली एंड योर ऑल योर all your viewers on ET Swadesh. तो सबसे टॉप लीजिए ACC. The ACC is a debt-free company because of the holding capacity of Holcim, and in the western region rates are going up. At 21.20 you have nothing to lose. ACC is going to 22.20, stop loss of 2080. The other buy is Adani Ports. I think port business will do brilliantly because China में slowdown का मतलब all the ports most will be diverted towards India. 740 में लीजिए, stop loss of 720, target of 790 to 800. बिल्कुल संजीव जी, गुड आफ्टरनून। होली की ढेरों शुभकामनाएं आपको, और हम यही उम्मीद करते हैं कि हर होली आपके लिए अच्छी खुशियों के रंग लेकर आए। आप जिस तरह से सीमेंट पर अपना कन्विक्शन बता रहे हैं, बैंकिंग स्पेस पर, HDFC लिमिटेड पर अभी आपने अपना कन्विक्शन बताया, एक बार OEMs को कैसे आप देख रहे हैं? साथ ही ऑटोमोबाइल स्पेस की हम लगातार बात कर रहे हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आती हुई दिखी हैं, और ऑटोमोबाइल स्पेस जो है धीरे धीरे ही सही लेकिन तेजी पकड़ते हुए दिख रहे हैं। इन सेगमेंट्स पर आपकी नजर कैसी है? मानसी जी, पहले तो ये देखिए 17,400 हो गया निफ्टी, और जो आपको 15,700 में आपको कहा था कि 1,000-1,200 पॉइंट आएगी, वो हो गई। OEMs आर नो ब्रेनर्स, आपको बेस्ट लेने चाहिए एक्साइड एंड मदरसन सुमी एंड बॉश, दीज आर माय टॉप 3। और ऑटोज में मैं कॉन्ट्रेरियन था, 6,900 पे मैंने मारुति की फिर कॉल दी थी, एंड लास्ट टाइम व्हेन आई गेव इट वेंट टू 9,000. मारुति इज हेडेड टू 10,000. सेकंड पिक वुड बी आइशर मोटर, थर्ड पिक वुड बी महिंद्रा. These 3 will outperform. वसीम जी, जिसने देखा होगा ना पिछले पूरे एक हफ्ते में, होली से पहले होली मनी होगी उन व्यूवर्स की जिन्होंने इन स्टॉक पिक्स में जाहिर तौर पर इन्वेस्ट किया होगा, लेकिन अब एक डर ये लगता है, होली का रंग तो लगा लिया लेकिन उतारने का वक्त भी आता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर जो प्रॉफिट्स हमने सिक्योर किए हैं किसी तरह का कोई ओवरनाइट ग्लोबल रिस्क हो? बाजार में करेक्शन से क्या डरना नहीं चाहिए, हेल्दी रहती है वो भी करेक्शन, लेकिन आगे किसी तरह की और हेडविंड्स आप देख रहे हैं, या फिर आप देख रहे हैं क्लियर साइड बुलिश है, द स्काई इज ओपन? प्रियंका,
प्रॉफिट बुकिंग तो जरूर आएगी, लेकिन देखिए जो सबसे बड़े सेलर्स थे जिन्होंने 15,700 किया, वो अब आपको 17,300 के ऊपर रोज बायर्स दिखेंगे. ओके, सो रिमेंबर इट्स अ वेरी ओल्ड एडेज, एफआई sell weakness, they sell at the lows and they buy at the highs. It's an inordinate trade. आपको ये सीखने के लिए बहुत समय लगेगा. मैंने कर रखा है काम फॉर डॉइचे बैंक एंड सो ऑन, तो इसलिए मैं बता रहा हूं. अब जब आप ऊपर की तेजी देखोगे तो एफआईज बायर होंगे और लोकल इंस्टीट्यूशन प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और उस कारण से कैन बी वॉलेटिलिटी. अब आपने 1300 पॉइंट की रैली देख ली, there is bound to be volatility, but the undertone remains, Priyanka, that what you saw 15,700 was a one-off because of an event. War or risk-like situations do cause this panic. Now you're coming back to Salat ke, equilibrium kya hai? Ab equilibrium will be a little stressed because inflation and XYZ. In May when we hit 18,800 to 19,000. तो क्लियरली ये नज़रिया बाजार पर तो बनता हुआ दिख रहा है. संजीव जी, एक और प्लेस है जहां पर आपका डायरेक्शन में ले जाना चाहूंगी. रियल एस्टेट स्पेस में जिस तरह से लगातार आप पॉजिटिव नज़रिया बता रहे थे, वो कन्विक्शन सही साबित होता हुआ लगातार हम देख रहे हैं. गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ जैसे स्टॉक्स अच्छी तेजी के साथ ही, और साथ ही रियल एस्टेट स्पेस में तमाम छोटे मेजर स्टॉक्स भी जो है वो अच्छी तेजी पर ही ट्रेड करते हुए. लेकिन इस बीच गोल्ड में हमने देखा मोमेंटम फिर से आगे बढ़ गया है. बुलियन मार्केट पर भी आप लगातार अपना नजरिया हमें बता रहे थे. टाइटन जैसा स्टॉक देखिए कितनी अच्छी तेजी के साथ आज के सत्र में ट्रेड कर रहा है. ज्वेलरी काउंटर्स पर और साथ ही बुलियन मार्केट में जिस तरह से हम देख रहे हैं, फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन जिस तरह आता हुआ दिखा, उसके बाद एक तेजी बढ़ी है. ऑफ कोर्स रशिया यूक्रेन टॉक्स पर अब भी नजर है, लेकिन क्या राय होगी? तो मानसी जी देखिए, सोने की मैं आपको रिसर्च बताता हूं. वी आर इमोशनल अबाउट गोल्ड, और सोना जो हमारे पास है वो आप जैसे आपकी वजह से है, जिसे हम लक्ष्मी कहते हैं, बेटी, बहन या मदर और ग्रैंड मदर, उन्होंने बचा के रखा है. हमारे हाथ होता तो सोना कभी 5,000 का भाव भी नहीं देखते. तो सोना इज अ नो ब्रेनर, और वो ही गोल्ड आपको लीवरेज देता है टू बाय रियल एस्टेट एंड सो ऑन. सो गोल्ड इज इन अ वेरी वेरी स्वीट प्रॉक्सी स्पॉट. इट इज नॉट गोइंग टू रन अवे फ्रॉम हियर, बट इट विल रिमेन हियर जब तक ये अनसर्टेनिटी रहेगी और डॉलर और रूबल के बीच में बैटल. तो ऑल थैंक्स टू यू के यहाँ है. That's why Titan is laughing his way to the bank, क्योंकि इमोशंस सारे बाहर आते हैं जब शादी होएगी, ब्याह होएगा, और आप कैसे आप इनऑर्डिनेटली सोना जो लेते हो घर में आता है वो कभी बाहर नहीं जाता. तो आपको कुडॉस होने चाहिए और हमें नहीं इसके बारे में. ऑल राइट संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने सॉलिड कॉल्स शेयर करने के लिए और व्यूअर्स के लिए एक बढ़िया सी होली मनवाने के लिए. चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक्सक्लूसिव स्टोरी लेके आते हैं. न्यू दिल्ली से हमारे कॉलीग प्रकाश जुड़ रहे हैं और वो कोल सेक्टर पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स लेके आए हैं. और बाजार मीनवाइल 17,300 के ऊपर भी कंफर्टेबली चढ़ता जा रहा है और मेटल्स और माइनिंग स्टॉक्स अब काफ़ी एक्टिव हो गए. कोल इंडिया आज शांत है. एनीवेज प्रकाश बताइए, आप क्या लेके आए हैं आज आप मेटल स्पेस में? देखिए, गर्मियों की शुरुआत हो गई है, लिहाजा बिजली की डिमांड बढ़ेगी और साथ ही साथ मानसून से पहले पावर प्लांट्स के पास कोयले का पर्याप्त स्टॉक भी होना चाहिए. उसको देखते हुए आज कोयला मंत्री ने एक काफी अहम बैठक की है. काफी बड़ी बैठक थी जिसमें कोयला मंत्रालय के तमाम जो सीनियर ऑफिशियल्स थे वो इस बैठक में मौजूद थे, और साथ ही साथ कोल इंडिया लिमिटेड के भी टॉप ऑफिशियल्स इस बैठक में मौजूद थे. और इस बात पर चर्चा की गई कि अभी कोयले का प्रोडक्शन की जो स्थिति है वो क्या है और साथ ही साथ सप्लाई की क्या स्थिति है, क्योंकि रेलवे की तरफ से पर्याप्त रेक्स मिलना भी एक बड़ी चुनौती है मौजूदा हालात में, ताकि पावर प्लांट्स के पास पर्याप्त कोयले का स्टॉक जो है वो रखा जा सके. जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से कोयला मंत्री ने कोल इंडिया लिमिटेड को इस बात के निर्देश दिए हैं कि जो पावर प्लांट्स हैं, जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उनको कोयले की सप्लाई में प्राथमिकता दी जाए. उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. साथ ही साथ क्योंकि मौजूदा जो हालात है वो बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, खासकर अगर आप इंपोर्टेड कोल की बात कर लीजिए, क्योंकि ऐसे करीब 16,000 मेगावाट कैपेसिटी के ऐसे पावर प्लांट्स हैं जो कि इंपोर्टेड कोल पर चल रहे हैं, लेकिन उनके पास कोयले का संकट है. और ये संकट इसलिए ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से सप्लाई की दिक्कतें आई हैं और जो कोयला मिल भी रहा है वो काफी महंगा मिल रहा है. ऐसे में जो डोमेस्टिक पावर प्लांट्स हैं उनके ऊपर दबाव बढ़ने वाला है, लिहाजा कोयले की पर्याप्त सप्लाई देना जरूरी है. जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से इस वक्त थर्मल पावर प्लांट्स के पास करीब करीब 21 मिलियन टन कोयले का स्टॉक है, और कोल इंडिया का टारगेट है कि वित्त वर्ष 2022-23 में करीब 565 मिलियन टन कोयले की सप्लाई जो है वो की जाएगी.
नए नियम के हिसाब से आपको याद होगा कि अगस्त महीने में जो क्राइसिस हुई थी कोयले की, उसको देखते हुए जो नॉन पिटेड्स पावर प्लांट्स है उनके पास 26 दिन का स्टॉक होना चाहिए और जो पिटेड्स पावर प्लांट्स है उनके पास 17 दिन का स्टॉक होना चाहिए। उस कॉन्टेक्स्ट में इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। राइट, थैंक यू वेरी मच प्रकाश, ये स्टोरी हमारे लिए लाने के लिए। आगे चलते हैं और कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। कोल इंडिया रिएक्ट नहीं कर रहा है आज, एक बड़ी ब्रोकरेज की बाय रिपोर्ट भी आई है उस पर। एनीवेज, लेकिन मेटल स्टॉक्स ओवरऑल अभी अच्छा खासा मूवमेंट दे रहे हैं। लास्ट 1 घंटे में थोड़ी जान वापस आई है, वरना बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। आज का तो इंडेक्स रियल एस्टेट को मानना पड़ेगा, लेकिन फिर भी टाटा स्टील की बात करते हैं। समित, टाटा स्टील एक बहुत सॉलिड 1050 के आसपास का से चलना शुरू हुआ था, 1250 के आसपास गया और अभी 1200-1300 के बीच में रेस्ट कर रहा है, 3% ऊपर। ये आपको लग रहा है कि इस बार अपनी चाल में 1500 मारेगा? चार्ट पे क्या दिख रहा है? देखिए अजय, ओवरऑल मेटल स्पेस में यस रिसेंटली हमने थोड़ा कंसोलिडेशन देखा। रिसेंटली हमने एल्यूमिनियम स्टॉक्स में स्पेशली हिंडाल्को, नैल्को, उनमें काफ़ी ज़्यादा जान देखी थी। बट विद इन दिस स्पेस आप अगर देखो जो लीडर्स है वो रोटेट होते हुए रहते हैं। तो कभी हमने स्टील में एक अच्छा ट्रैक्शन देखा, कभी एल्यूमिनियम में देखा है। तो वैसे हमें लगता है कि ये थोड़ा रोटेशन कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। अभी अगर टाटा स्टील की बात करें तो टाटा स्टील में ये थोड़ा कंजेशन जोन है, 1330, 1340 ऑन दी हाई साइड, 1250 ऑन दी लो है। तो ये रेंज का ब्रेकआउट जब भी आएगा तो आपको अच्छा ट्रैक्शन जो 1400 के लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो पॉसिबली आ सकते हैं। बट अभी हमें कहीं ना कहीं एक लीड होता है विद इन दी स्टील स्पेस, JSW स्टील लग रहा है। और ये हमने हमारे आज रिकमेंडेशन लिस्ट में भी रखा था, तो उसको ऑप्शन के जरिए रिकमेंड किया हुआ है हमने। हमें लगता है कि JSW स्टील में यहाँ से आपको एक डिसाइसिव मूव दिख सकता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी लीड ले चुका है और जो उसका लगभग 5 से 6 महीनों का जो एक कंसोलिडेशन था, अगर आप डेली वीकली चार्ट पे देखो तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल बन चुका था और ये उसकी बाउंड्रीज में ही काफी टाइम से ऑसिलेट हो रहा था। तो आज उसमें से उसने कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट कंफर्म किया हुआ है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ से JSW स्टील एक अच्छा विकल्प हो सकता है विद इन दी मेटल स्पेस, और 720 730 के आप नियर टर्म लक्ष्य इसमें मान के चल सकते हो। टाटा स्टील भी यस उसमें फॉलोअप हो सकता है, बट एट करंट लेवल अगर कोई स्टॉक में ज्यादा हमें स्ट्रेंथ दिख रही है तो वो JSW स्टील का चार्ट है और यहाँ से 700 के पार प्रॉब्ली आने वाले एक आध हफ्ते में जाते हुए दिख रहा है ये स्टॉक। तो क्लियरली टाटा स्टील पर फोकस जरूर बनाया, लेकिन JSW स्टील में खरीदारी के मौके यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। 700 की कॉल खरीदने की राय जो कि 16 से लेवल्स के आसपास मिलती हुई दिखेगी। 28 के टारगेट्स और 9 रुपए का स्टॉप लॉस। और कैश मार्केट में भी अच्छी तेजी के बीच 700 के ऊपर तक के टारगेट्स देखने का दमखम। 680 के आसपास यहाँ पर फिलहाल हम ट्रेड्स देख रहे हैं। अच्छी बढ़त आगे भी नजर आ सकती है। नागराज, 2 काउंटर्स देखे, HUL और साथ ही यहाँ पर टाइटन और एक और काउंटर पावर ग्रिड में पिछले 15 मिनटों में अच्छी तेजी के बीच ट्रेड्स हमने देखे हैं। लगातार एक शार्प अपमूव आता हुआ सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स में यहाँ पर नजर आया है। पावर ग्रिड पर अपनी राय दीजिए। जी हाँ, पावर ग्रिड में लास्ट 10-15 मिनट में एक छोटा सा उछाल आया है, लेकिन ओवरऑल चार्टिकली उतना कुछ खास एक चार्ट पैटर्न नहीं दिख रहा है। कंटिन्यूसली लोअर हाइस स्विंग हाइस ट्रेड कर रहा है और शार्प अपमूव के बाद एक सस्टेन एक जो निचला स्तर है अराउंड 208-207 का कंटिन्यूसली हिट हो रहा है। मेरे ख्याल से एक डिप्स आ जाएगा, डिप्स में बाय करने का सलाह रहेगा अराउंड 204-205 के आसपास। और दूसरा बात है हिंदुस्तान यूनिलीवर कई डिक्लाइन डाउन ट्रेंड के बाद एक अच्छा खासा अपने को एक पैटर्न दिखने को मिला है। थोड़ा स्लो मूवर है, लेकिन लॉन्ग छोटे से अपनों के लिए एक लॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं। अराउंड 3 to 5% के अपसाइड अपने को दिख सकता है FMCG स्पेस में और खास करके HUL में। ऑलराइट, समित, ऐसे में आप एक स्टॉक ग्रीव्स कॉटन देख रहे हैं कि पूरा कैपिटल स्पेस बाजिंग है। इन्फोसिस, थर्मेक्स तो आपने थोड़ी देर पहले आई थिंक संतोष मीना ने दिया था आई थिंक, पर ग्रीव्स कॉटन पर आपका क्या व्यू बन रहा है? हमने देखा था जब एक बार इसके पास एक EV का भी ट्रिगर रहता है, ये जब स्टॉक चलता है तो अच्छी चाल दिखाता है। पिछले आई थिंक 4 to 6 वीक्स बैक हमने देखा था इसमें एक अच्छी अप मूव भी आई थी। अब फिर से स्टॉक अप मूव पे है। क्या आपको लगता है कि इस बार भी ऐसी दमदार सा प्रदर्शन दिखा पाएगा स्टॉक?
देखिए प्रियंका, ग्रीव्स कॉटन की अगर बात करें तो इसने जनवरी में काफी एक स्ट्रॉन्ग रैली दी थी 140-50 के लेवल से 250, ये 2 हफ्ते में ही हो चुका था। बट उसके बाद कहीं ना कहीं फॉलोअप नहीं दिखा हुआ और विद मार्केट में जो मिड और स्मॉल कैप्स में हमने डिस्ट्रक्शन देखा है, ये स्टॉक में काफी ज्यादा हमने करेक्शन देखा है। कहीं ना कहीं अभी बेस बिल्डिंग है, आज यस अच्छा ट्रैक्शन है, वॉल्यूम्स थोड़े बढ़ चुके हैं, बट मेरे ख्याल से थोड़ा फॉलोअप मूव के लिए भी आप वेट कीजिए। अगर 1-2 दिन ऐसी ये स्ट्रेंथ दिखाता है, वॉल्यूम ऐसे ही ऊपर की तरफ अच्छे खासे बढ़ते हैं और ये स्टॉक 180 का लेवल पार कर पाता है, तो फिर आपको वापस इसमें एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट आते हुए दिख सकता है। और फिर 195 से लेके 200 के आप टारगेट्स इनिशियल लेवल पे मान के चले, क्योंकि ओवरऑल स्टॉक एक बेस बिल्डिंग प्रोसेस में है। बट एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, जो उसका करेक्टिव मोड है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से अगर जैसे ही 180 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपको ये स्टॉक में एक अच्छी खासी मूव आते हुए दिख सकती है। नागराज, आईटी में बड़े इंटरेस्टिंग मूव्स आ रहे हैं। लास्ट 5 मिनट में इन्फोसिस करीब 2.5% उतर गया। HCL टेक सुबह से ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। TCS भी थोड़ा कमजोर हुआ। इन्फोसिस की बात करते हैं, इसने 1700 से 1850 का, वो देखिए बड़ी सी कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, गुलाल के बैकग्राउंड में रेड कैंडल। हाँ, ये देखिए यहाँ भी कैंडल्स बन रही हैं 2 छोटी। अगर इन्फोसिस को 15 दिन का ग्राफ लेके आइए नागराज, 1700 वाला 1850 हुआ है करीब 10 दिन के अंदर। अगर इसमें पोजीशन वापस लेनी है, क्योंकि ये तो एक स्ट्रक्चरल तेजी वाला चीज़ है, तो कौन से लेवल्स पे आपको लगता है कि री एंटर बनता है इन्फोसिस फॉर दैट? जी हाँ, एक कंसोलिडेशन मूवमेंट के बाद एक अपसाइड ब्रेकआउट दिखने को मिला था 1750 के बाद में करीब 1925 तक की स्टॉक दिखने को मिला। आज एक छोटा का प्रॉफिट बुकिंग दिखने को मिला है। फिलहाल निफ्टी में भी हायर लेवल पे एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखने को मिला है। आगे जाके हॉलीडे भी है, अनसर्टेनिटी भी रहेगा मार्केट में, इसके लिए थोड़ा कॉशियस अप्रोच रहेगा आईटी और मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में। मेरे ख्याल से जो अपसाइड ब्रेकआउट के बाद 1750 ब्रेकआउट के बाद जो इन्फोसिस में अपसाइड हुआ था, टेक्निकली माना जाता है जो अपसाइड ब्रेकआउट पॉइंट रिविजिट करता है, अच्छा खासा सपोर्ट माना जाता है टेक्निकली। मेरे ख्याल से 1750 से 1775, 1750 टू 1775 अच्छा खासा बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी रहेगा इन्फोसिस के लिए और उधर से बाय कर सकते हैं। वापस 1900 तक अपने को देखने को मिलेगा। तो क्लियरली 1775 के लेवल्स यानी कि गिरावट में खरीदारी के मौके यहाँ पर ढूंढने चाहिए। और देखिए राइटली ऑब्जर्व्ड जिस तरह से फिलहाल बाजार में अच्छी तेजी के बीच कामकाज है, लेकिन इन्फोसिस में एक डिप फिलहाल नजर आ रहा है। आईटी स्पेस में हम देख रहे हैं कमजोरी, लेकिन मिड कैप के कुछ मूवर्स को अगर देखें, ट्रेंड करीब 8% की बढ़त के साथ ट्रेड दिखाते हुए, L&T फाइनेंस होल्डिंग्स मजबूती 7 से 8% तक की। वहीं कोरोमंडल इंटरनेशनल, प्रेस्टीज एस्टेट, अदानी टोटल गैस जैसे तमाम स्टॉक्स हैं जो कि इसी सूची में मिड कैप में गेनिंग मोमेंटम दिखा रहे हैं। ट्रेंड पर समित एक बार अपनी राय दीजिए। 8% तक की तेजी 1260 के लेवल्स पर किन्हीं की एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं, फिर राय क्या होगी? देखिए व्यू पॉजिटिव है। आज सुबह से ही ये स्टॉक अच्छा खासा बस कर रहा है और आज उसने काफी टाइम के बाद, जो लगभग अक्टूबर के बाद हम देखें तो जो 1200 का उसका जो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका था, उसने 3-4 अटेम्प्ट्स पहले ही कर चुके हैं लास्ट 5-6 महीने में, बट आज उसने डिसाइसिव ब्रेकआउट दे दिया है। तो यहाँ से ये मूव और एक्सटेंड होगी। आपको 1350 से लेके 1400 के टारगेट्स आप मान सकते हो। थोड़े आप एग्रेसिव टारगेट इसमें ले सकते हो, क्योंकि काफी टाइम के कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक ब्रेक दिया है। और जिस तरह के आज के वॉल्यूम पार्टिसिपेशन हमें देख रहे हैं, लगभग आप देखो तो 2 to 5 टाइम्स ऑफ इट्स एवरेज डेली वॉल्यूम्स, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक में रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट वापस आ चुका है। तो आप 1350-1400 के इसके टारगेट्स मान के चलिए। यहाँ पे अभी जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था 1200 का, वो अभी इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। तो इसलिए कोई भी आपके लॉन्ग पोजीशन है उसके लिए 1185 के आसपास आप स्टॉप लॉस रख सकते हो और 1350-1400 के टारगेट्स होंगे। नागराज, जोमेटो में जरा चार्ट्स देखिए, 10% का अपमूव आ गया, 8% का 5 मिनट में। ये देखिए एक बड़ी सी कैंडल, जरूर ये किसी फंड की बाइंग है। अगर आप लास्ट 6 महीने 8 महीने का देखें तो जिस हिसाब से सेल होता वो चला आ रहा था, ये नीचे ऑलमोस्ट अपने IPO प्राइस पे आ गया था। वो देखिए 150 वाला 75 के नीचे गया है ये ब्रीफली, और वहाँ से अब एक बड़ी कैंडल आज बनी। आपका नायका जो FSN है, ई-कॉमर्स कंपनी, नायका भी अच्छा 3-4%। ये है जोमेटो आपके लिए, नायका को भी लेके आइए, 4% ऊपर है, अच्छी कैंडल बन रही है। इसके चार्ट्स पे कुछ देख सकते हैं आप, क्योंकि ये दोनों मैं पर्टिकुलरली पूछ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रोबस्ट बिजनेस मॉडल है वर्सेस बहुत सारे
रेट गेन ट्रैवल करके एक कंपनी है, वो भी 14% ऊपर है। ऐसा सेंस आ रहा है कि नहीं, नायका का आज का ग्राफ लेके आइए, एक सेंस ये आ रहा है कि लास्ट 1-2 दिन से ये जो सेलेक्ट ज़्यादा रोबस्ट बिजनेस मॉडल वाले टेक कंपनी ने जो सेल ऑफ हो गए थे, नायका, जोमेटो, रेट गेन, यहाँ पे एक फंड एक्टिविटी चालू हो गई है। आप चार्ट्स पे कुछ अवेलेबल है या नहीं कह सकते अभी? जी हाँ, जोमेटो आप बात कर रहे थे। जोमेटो एक ऐसी स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में था, जो इश्यू प्राइस के बाद कई शार्प गिरावट दिखने को मिला। हम रिसेंट जो एक कंसोलिडेशन मूवमेंट के बाद ये वीकनेस हम देख सकते हैं, उसमें जो भी उसमें अपसाइड बाउंस आया है, उसके बाद में एक शार्प सेल ऑफ दिखने को मिला है। लास्ट 3-4 ओकेजन में ऐसा ही हुआ है, जब भी ये स्टॉक एक 5-6% या 6-7% का अपसाइड दिखने को अटेम्प्ट किया है, उसके बाद में सेल ऑफ है। ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर दिखता हुआ लग रहा है, लोअर टॉप्स ही बन रहा है। मेरे ख्याल से ये बाइंग के लिए ये जोमेटो और नायका भी सिमिलर पोजीशन है, थोड़ा अच्छा है। लास्ट 2-3 दिन से एक छोटा सा अपसाइड दिखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल चार्ट पैटर्न अभी भी मैं सलाह नहीं दूंगा दोनों स्टॉक के लिए फिलहाल बाय करने के लिए। तो सिर्फ रिव्यू करने की राय, लेकिन ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर हमने देखा जिस तरह से कमजोरी हावी होती हुई दिख रही थी, अब यहाँ पर अप मूव्स आते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। नायका का स्टॉक आप देखें बढ़त के साथ फिलहाल ट्रेड करते हुए अच्छी खासी तेजी यहाँ पर बनती हुई। इस बीच मिड कैप स्पेस में ही समेत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड डिफेंस से जुड़ी कंपनी, और जिस तरह से हमने देखा पूरे हफ्ते स्टॉक ने अच्छे मोमेंटम के साथ कामकाज किया, लेकिन आज कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ पूरे हफ्ते में शानदार अप मूव्स और इनफैक्ट मिड कैप के टॉप मूविंग कैंडिडेट्स में शुमार रहा। अब आज गिरावट जो हम देख रहे हैं, क्या गिरावट में एक बार या फिर निचले लेवल्स पर और अगर जाए तो HAL पर खरीदारी के मौके बन रहे हैं या फिर इससे दूर रहना है? डेफिनेटली इसमें खरीदारी के मौके देखने चाहिए मानसी, क्योंकि एज अ डिस्क्लोजर हमने हमारे क्लाइंट्स को ये कल रेकमेंड भी किया था। हालांकि कल ही एक अच्छे खासे मुनाफे के बाद हमने इंट्राडे प्रॉफिट्स भी बुक करवाए थे, बट हैविंग सेड दैट अभी भी इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, क्योंकि कल इसने एक ब्रेकआउट दिया था, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया था। आज उसमें थोड़ा हम प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। ये क्लियरली एक प्रॉफिट बुकिंग है, कुछ ज्यादा ऐसा बड़ा वीकनेस का साइन नहीं है, और इसे हम पुल बैक के तौर पे ही मानेंगे। तो ये जो डिक्लाइन आज एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग आई है, वहां पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे स्टॉक में, और इसमें आपको 1550 के लिए आसपास आपको लेवल्स प्रॉब्ली एक आध हफ्ते में दिख सकते हैं। हाई बीटा काउंटर है, इसलिए थोड़े आपके लेवल्स बड़े रहेंगे। स्टॉप लॉस भी अगर आपको यहाँ पे करंट लेवल पे रखना है तो 1380 का स्टॉप लॉस और 1550 के इसके टारगेट्स होंगे। तो 1550 तक के टारगेट्स बिल्कुल इसे बाय कैटेगरी में डालना है। HAL में अच्छी तेजी के बीच कामकाज हमने देखा है, आज की इस गिरावट पर ना जाएं। स्टॉक के फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं ही, लेकिन टेक्निकली भी चार्ट्स काफ़ी ज़्यादा दुरुस्त नज़र आ रहे हैं। गिरावट में खरीदारी के मौके ज़रूर ढूंढने चाहिए। इस बीच जिस तरह से रियल एस्टेट में नागराज हम अच्छी बढ़त देख रहे हैं, और ऑफकोर्स आज अभी परफॉर्म करता हुआ, आज ऑफकोर्स बाजार का मूड माहौल ही दुरुस्त है, लेकिन उसमें रियल एस्टेट स्पेस में कहीं भी देख लीजिए आप, मिड कैप रियल एस्टेट भी अगर देखेंगे, प्रेस्टीज एस्टेट जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज जिस तरह से आज परफॉर्म कर रहा है, इस सवाल को पूछे बिना नहीं रहा जा सकता, क्योंकि प्रेस्टीज एस्टेट में 5% की बढ़त है, गोदरेज प्रॉपर्टीज में 5% तक की तेजी है। जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं उन्हें क्या कुछ करना चाहिए, और अगर रियल एस्टेट में एंट्री के बारे में कोई सोच रहा है तो फिर कौन से काउंटर्स, कौन से स्टॉक्स हैं जिनको आय करना चाहिए? जी हाँ, आप सही बताया। रियल एस्टेट में अच्छा खासा एक बड़ा दिखने को मिला है, जो बॉटम रिवर्सल ओवरऑल चार्ट पैटर्न रियल एस्टेट, मोस्ट ऑफ द मिड कैप रियल एस्टेट स्टॉक में एक बॉटम रिवर्सल जैसा बन रहा है। आप जो दो स्टॉक के काउंटर लिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज और प्रेस्टीज, दोनों चार्ट एक अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन के बाद एक छोटा सा रेजिस्टेंस अपसाइड ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम पैटर्न भी अच्छा है दोनों स्टॉक्स में, RSI भी अच्छा खासा इंडिकेशन दे रहा है। मेरे ख्याल से अगर जिसका भी लॉन्ग पोजीशन है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, और एक 5 to 6% या 6 to 8% का अपसाइड के लिए। और मैं सलाह दूंगा इस लेवल पे भी अभी ए रेंज में बाय कर सकते हैं प्रेस्टीज को या गोदरेज प्रॉपर्टीज को, और 6 to 7% का अपसाइड के लिए 3-4 दिन में लॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं। एक अपसाइड दिखने को मिलेगा आगे जाके।
तो क्लियरली अपसाइड्स देखने को मिलेंगे आगे जाकर और इन लेवल्स पर भी खरीदारी के मौके ढूंढे जो बढ़त है इसे अब बिल्कुल पे आउट करने की राय आती हुई दिख रही है। यहाँ से भी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। इन लेवल्स पर भी एक बार एंट्री लेने के बारे में आप सोचकर चल सकते हैं। चलिए मार्केट का हीट मैप अगर आप देखेंगे अच्छी बढ़त के साथ हर तरफ आप ट्रेड्स देख पाएंगे। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को अगर समझेंगे वहां पर भी अच्छी तेजी के बीच ही कामकाज दिखेगा। होली का त्योहार है और इस त्योहार को बाजार ने बिल्कुल एंजॉय किया है। अच्छी तेजी के बीच हमने लगातार ट्रेड्स देखे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक भी ग्लोबल बाजार ने भी अच्छा सहारा आज हमें दिया। जिस तरह से वहां से खबरें आती हुई दिखी उसका भी एक इम्पैक्ट रहा। हमारे साथ ट्रिगर्स भी कई सारे इंपॉर्टेंट थे जिस पर हमने नजर रखनी थी और तमाम ट्रिगर्स को पीछे छोड़ते हुए चाहे कोई भी सिचुएशन हो, बाजार ने जिस तरह से अपना विपरीत ट्रेड करने का भी ट्रेंड हमें दिखाया है। आज के सत्र में भी हमने देखा लगातार तेजी का दौर जो था यहाँ पर इंटैक्ट रहा। सिर्फ और सिर्फ निफ्टी आईटी स्पेस को देख लीजिए, वहां पर हम देख रहे हैं करीब 138 अंकों की कमजोरी के साथ ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। तो कमजोरी का रुझान एक सेक्टर में बन रहा है, लाल निशान के साथ यहाँ पर ट्रेड आप देखेंगे, लेकिन इसके अलावा तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स अगर आप देखेंगे अच्छी बढ़त के बीच, जिसमें सबसे आगे यहाँ पर ऑटोमोबाइल स्पेस नजर आ रही है। निफ्टी ऑटोमोबाइल स्पेस करीब 230 अंकों यानी 250 अंकों के आसपास तक की तेजी दिखाते हुए फाइनेंशियल सर्विसेज में बढ़िया बढ़त के साथ ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। इस बीच मेटल स्पेस, फार्मास्यूटिकल इंडेक्स, सरकारी बैंक क्षेत्र, निजी बैंक क्षेत्र, हर तरफ तेजी ही तेजी देखने को मिल रही है। हीट मैप अगर देखेंगे यहाँ पर भी कई सारे स्टॉक्स हैं, ऑटोमोबाइल स्पेस से जुड़े स्टॉक्स हैं जो कि एकदम उठकर सामने दिख रहे हैं, जहां पर अच्छी तेजी के बीच ही कामकाज नजर आ रहा है। एक और काउंटर है आइशर मोटर्स, जिस पर समीत आपसे राय जानना चाहूंगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं अच्छी बढ़त के बीच करीब 3.25% की तेजी यहाँ पर इस स्टॉक में नजर आ रही है। 2435 के लेवल्स पर क्या राय होगी? देखिए वैसे ये इतना ट्रेडर्स फेवरेट काउंटर नहीं है, कंसिडरिंग यू नो ओवरऑल जो इसका मूवमेंट रहता है वो काफ़ी ज़्यादा इंडिसिसिव रहता है। बट हैविंग सेड दैट स्टॉक ने रिसेंट एक करेक्शन के बाद अच्छी रिकवरी दी है। यहाँ से यू नो ये रिकवरी और एक्सटेंड हो सकती है 2500 से लेके 2550 तक। बट फ्रेश बाइंग की यहाँ पे सलाह नहीं होगी क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है और यू नो उतना ज़्यादा कन्विक्शन भी हम यू नो जनरली ये स्टॉक पे हमारा होता नहीं है, तो हम एग्रेसिवली कभी ये स्टॉक रेकमेंड नहीं करते। बट कंसिडरिंग इट्स लास्ट कपल ऑफ डेज प्राइस एक्शन, एटलीस्ट 2550 तक ये रैली एक्सटेंड होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। राय मिलती हुई नागराज, आइशर मोटर्स पर आप अपनी राय देना चाहेंगे? करंट लेवल्स पर आपका नजरिया क्या बन रहा है? जी हाँ, ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है, जिसमें आइचर मोटर भी एक स्टॉक है। मेरे ख्याल से ये ट्रेंड जो बना हुआ था 2220 2150 के आसपास से एक बॉटम रिवर्सल होके एक अपसाइड दिखने को मिला था। मेरे ख्याल से ये ट्रेंड अभी भी बरकरार है और ऊपर लेवल में अपने को देख सकते हैं आगे जाके दिनों में। और 2520 2530 के आसपास एक रेजिस्टेंस बना हुआ, उधर तक एक अपसाइड दिखने को मिलेगा और एक 110 पॉइंट का एक अपसाइड दिखने को मिलेगा। छोटा सा लॉन्ग के लिए ट्रेड क्रिएट कर सकते हैं और इवन वॉल्यूम भी आज अच्छा पैटर्न दिखा रहा है। मेरे ख्याल से बाई कर सकते हैं रेंज में। इस रेंज में भी बाइंग के इनिशिएटिव्स बनते हुए दिख सकते हैं। 2436 के लेवल्स पर 2500 के पार भी जाने के अनुमान यहाँ नजर आ रहे हैं। 7 दिन के चार्ट्स भी अगर आप देखेंगे अट्रैक्टिव ही यहाँ पर दिख रहे हैं। EIH, इस स्टॉक को समेत एक बार आप देखिए। EIH लिमिटेड का स्टॉक जो है हम देख रहे हैं अच्छी तेजी के बीच ट्रेड्स हैं। 139 के लेवल्स पर एकाएक तेजी, नियर डे हाई एज स्टॉक ट्रेड करता हुआ करीब 9% तक की बढ़ा। तो कैंडल देखिए कितनी अट्रैक्टिव 139 140 के लेवल्स पर नजर आ रही है। क्या लगता है इन स्तरों पर क्या किया जा सकता है? देखिए मानसी, जब भी मार्केट में स्टेबिलिटी आती है काफ़ी ज़्यादा यू नो ब्रॉडर मार्केट के जो स्टॉक्स है कहीं ना कहीं उनकी जो परफॉर्मेंस है वापस स्टार्ट होती है और यही हमने लास्ट 1-2 दिनों में देखा है। और जैसे ही आज यू नो 17,000 का लेवल हमने कन्विंसिंगली ब्रेक किया है, छोटे मझोले स्टॉक्स में वापस एक अच्छे खासे ट्रैक्शन आना स्टार्ट हुआ है। EIH ने रिसेंटली कंसोलिडेट किया है। इनफैक्ट जो यू नो मास डिस्ट्रक्शन हमने देखा था उसमें ये स्टॉक ने कुछ ज़्यादा बड़ा पार्टिसिपेट नहीं किया। एक हल्का सा इसमें करेक्शन देखा है और 200 डे एवरेज से वापस ही स्टॉक घूम चुका है। तो ये पॉजिटिव बायस ही यहाँ पे मेंटेन कीजिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। 146 147 के आसपास इमीडिएट हर्डल है, तो वो वहां तक तो इमीडिएट ये मूव कंटिन्यू होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। और जैसे ही आपको 147 के ऊपर ये ब्रेकआउट देता है फिर आपको काफी ज्यादा एक ऊपर की रैली अनफोल्ड होते हुए दिख सकती है। तो फिलहाल के लिए आप 147 का लेवल मान के चलिए और जैसे उसके ऊपर ब्रेक होता है फिर आपको 165 170 तक मूव यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। ओके,
इन स्तरों पर जहां बाजार में हम तेजी देख रहे हैं, एक बार किन लेवल्स पर इंडेक्स पर ट्रेड है ये देख लेते हैं। उसके बाद हमारे एक्सपर्ट से करंट लेवल्स को देखते हुए इनकी राय जो है वो जान लेते हैं। 17,294 के स्तर पर करीब 318 अंकों की तेजी पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। बढ़त के साथ ही आप देखेंगे कामकाज और 1017 अंकों की तेजी। सेंसेक्स याद कीजिए कल के सत्र में भी आउट परफॉर्म कर रहा था, 1000 अंकों की तेजी के पार जाता हुआ हमने देखा था और आज भी हम देख रहे हैं आउट परफॉर्मेंस सेंसेक्स की तरफ से आती हुई 57,884 के स्तर पर। बैंक निफ्टी में भी ऐसी ही तस्वीर नजर आएगी। आप देखेंगे 36,386 87 के लेवल्स पर करीब 650 अंकों की बढ़त के साथ कामकाज समेत इन लेवल्स पर जहां पर हम लंबे वीकेंड की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी राय करंट सिचुएशन को देखते हुए क्या होगी? मंडे को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए 2 दिनों का गैप है तो यस ऑफ कोर्स ग्लोबल मार्केट्स पे तो आपका काफी ज्यादा रुझान रहेगा ही, बट स्पेसिफिक अगर हम क्लोजिंग देखें सिर्फ तो वही है कि 16,800-17,000 का एक पड़ाव था, वो हमने आज गैप के साथ ब्रेक किया है। सो अनलेस आपको ग्लोबल मार्केट्स में कुछ एबरेशन नहीं होता है आपको ओवर द वीकेंड, तो हम सेफ टेरेन में क्लोज हुए और यहाँ पे 16,800-17,000 फिर होल्ड हो सकते हैं। तो एक ही पॉसिबिलिटी यहाँ से अगर कोई भी आपको रिवर्सल आना है, आपको ग्लोबल मार्केट्स में या ग्लोबली जो अनसर्टिनिटी चल रही है, जियोपॉलिटिकल कंसर्न जहाँ से थोड़ा रिलीफ मिला है, अगर वहाँ पे कहीं एबरेशन आता है तो ही ये स्पॉइल होगा, डैमेज होगा। अदरवाइज हमें लगता है कि यहाँ से हम स्टेडी अप मूव हमारी कंटिन्यू करेंगे और जो स्टॉक स्पेसिफिक हमने काफी अंडर परफॉर्मेंस दिखा है वहां पे कहीं ना कहीं आपको एक अच्छे खासे रुझान आते हुए दिख सकते हैं। ऑलराइट, तो क्लियरली ये राय मिलती हुई बाजार पर हमें दिख रही है और होली का त्योहार और इस त्योहार को बाजार ने पूरी तरह से एंजॉय किया है। चलिए क्लोजिंग किन लेवल्स पर हो रही है ये जान लेते हैं। प्रियंका वर्ल्ड से हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रियंका, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया मानसी। देखिए इस कलरफुल रंग के साथ, एक गाढ़े हरे रंग के साथ आज हम क्लोजिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप बाजार में देख रहे हैं एक गैप अप के साथ आप आज खुले और दिन भर इस मोमेंटम को मार्केट से सस्टेन किया। 17,200 इसके ऊपर, 17,200 एक बड़ा क्रूशल रेजिस्टेंस माना जा रहा था, उससे भी क्रॉस किया। 17,300 के पार इस वक्त बाजार एक बार गया, लेकिन उससे अब नीचे हल्का होता हुआ, लेकिन आप 300 पॉइंट्स के इस गैप अप के साथ देख रहे हैं। एक रेंज में जरूर बाजार रहा, क्योंकि आज बड़ी बढ़त जो थी वो गैप अप के साथ ही मिल गई थी, लेकिन सारे सेक्टोरल इंडाइसेस ने आज परफॉर्म किया। रियल एस्टेट स्पेस ने जिस तरह से परफॉर्म किया और लास्ट 15 आवर्स में आप रिलायंस की मूव को देखिए, टॉप गेनर आज रहा वो HDFC रहा। HDFC सारे काउंटर्स और HDFC लिमिटेड ने जिस तरह की मूव दिखाई, आप बैंकिंग एंड फाइनेंस में कम बैक देखेंगे तो बाजार में एक बड़ी स्ट्रेंथ जरूर दिखाई दे रही है। और क्योंकि जिस तरह के 25 BPS पॉइंट्स जो एक्सपेक्टेड थे बाजार को, वो सिर्फ एक सरप्राइज नहीं था, जिसके बाद हमने देखा कि मार्केट्स ने ग्लोबली चीयर किया, इंडियन मार्केट्स यहाँ पर चीयर अप करते हुए और हम एक स्ट्रेंथ के साथ 17,200 के ऊपर यानी 300 के आसपास यहाँ बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बैंक निफ्टी भी आपको आज देखेंगे, हालांकि टेक स्टॉक्स में आपको लास्ट 15 आवर्स में जरूर एक सेल ऑफ जरूर देखने को मिला, लेकिन आप उसके अलावा रियल एस्टेट, बैंकिंग, फाइनेंशियल, ऑटो, आप इन फर्टिलाइजर स्पेस, इन सब की बात करें, रिटेल स्पेस, इन सब में आपको एक अच्छी बढ़त देखने को मिली। तो ये आज मार्केट का दिन भर का एक्शन रहा। एक अच्छी पॉजिटिव नोट पर बाजार यहाँ बंद हुए हैं और अब एक लॉन्ग वीकेंड। हमारे सारे ही व्यूअर्स को होली पर ढेरों शुभकामनाएं। और जिस तरह से 3 दिन की लंबी एक छुट्टी है, एक लंबा वीकेंड है, इस वक्त सबसे बड़ा मौका है यहाँ पर खुशियां मनाने का, यहाँ पर इस मौके में इस रंगों के त्योहार को और रंगीला कर देने का। ऐसे में हम सब की तरफ से ET नाउ स्वदेश की तरफ से हमारे सारे व्यूअर्स को हैप्पी होली।